चलो, हाँ जी, अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग एंड सॉरी लेट स्टार्ट करने के लिए। और उसके साथ में रीज़न आपके सामने ही है कि लेट स्टार्ट क्यों कर रहे हैं। अभी भी स्टिल वी आर वेटिंग फॉर स्टूडेंट्स। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल करियर काउंसलिंग का ऐसा है कि जो हम आज मैं बताने वाला हूँ, जो स्पेशली पेरेंट्स हैं या स्टूडेंट्स, अगर ये लगता है कि मैं एक बहुत क्लियर वर्डिक्ट देने वाला हूँ कि आपको ये ले लेना चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि क्लियर वर्डिक्ट हो नहीं सकता। हर स्ट्रीम की अपनी स्पेशलाइजेशन, हर बच्चे का अपना एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो हम किसी एक स्ट्रीम के लिए ये नहीं कह सकते कि बस ये स्ट्रीम सेलेक्ट कर लो और सब अच्छा हो जाएगा, या कोई एक स्ट्रीम ऐसी है जो बहुत अच्छी है या कोई एक ऐसी स्ट्रीम है जो खराब है। ये जो बेसिकली काउंसलिंग सेशन है, ये 3 पार्ट्स में रहने वाला है। पहला तो एक जनरल डिस्कशन रखते हैं कि आप सेलेक्ट कैसे कर रहे हैं स्ट्रीम्स को, और दूसरे डिस्कशन में हम एक साइकोमेट्रिक टेस्ट कंडक्ट करेंगे, जिसके अंदर ये थोड़ा सा आइडिया लगाने की कोशिश करेंगे कि आपकी पर्सनैलिटी, एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग वो किस तरीके से काम करती है और आपके हिसाब से कौन सी स्ट्रीम आपको ज़्यादा सूट करेगी। बट स्टिल किसी भी तरीके का टेस्ट, किसी भी टेस्ट के स्कोर्स 100% डिफाइन नहीं कर सकते कि आपको कौन सी स्ट्रीम चूज करनी चाहिए। इसके बाद जो थर्ड फेज आती है, थर्ड फेज में क्या रहेगा, मैं हर स्ट्रीम के रिगार्डिंग बात करूंगा, चाहे हमारे पास मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स, जो भी स्ट्रीम्स हैं, मेन ये वाली। हम वोकेशनल के बारे में अभी नहीं जा रहे हैं। अगर किसी को वोकेशनल के बारे में कुछ पूछना होगा, या जो हमारे पास पॉलिटेक्निक डिप्लोमा उसके रिगार्डिंग किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप इंडिविजुअली बात कर सकते हैं। फिलहाल हम मेन 4 कोर स्ट्रीम्स के बारे में बात करेंगे, और इन स्ट्रीम्स के बारे में बात करते हुए मैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, किस स्ट्रीम के साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिल सकता है, और किस स्ट्रीम के साथ आप शिफ्ट कर सकते हैं फ्यूचर में, ये सारा डिस्कशन हम करने वाले हैं। छोटा रखेंगे, बहुत ज़्यादा बहुत भाषण नहीं रखेंगे उसमें, बहुत ऐसा मैं कुछ लंबी चौड़ी मोटिवेशन वाली बातें नहीं करूंगा। एक क्लियर आपका डिसीजन रहता है कि आपको करना क्या है, लेकिन हम बहुत क्लियर फैक्ट्स पे बात करते हैं। पहला तो यहीं से शुरू करते हैं। देखो, करियर काउंसलिंग एग्जैक्टली जरूरी क्यों है? क्योंकि जब हम काउंसलिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले एक सिंपल सी रियलिटी से अगर स्टार्ट करें, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट स्ट्रीम को सेलेक्ट कैसे करते हैं, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फील कंफ्यूज्ड अबाउट देयर करियर चॉइसेस। होता क्या है, अगर कोई बच्चा अपनी विल के अगेंस्ट कोई स्ट्रीम चूज कर लेता है, तो हो सकता है वो नियर फ्यूचर में मेहनत करे, बहुत स्ट्रगल करे, कर करा के फिर भी वो गुजारे लायक स्कोर के साथ क्लियर कर लेगा। लेकिन पूरे आप ये लगा लो, पूरा आपका जितना भी एजुकेशनल पार्ट है, उसके बाद जितना करियर है, सेम उस स्ट्रीम के साथ कंटिन्यू करके कोई एश्योरेंस नहीं है कि वो जैसी मर्जी स्ट्रीम हो, आप उसके अंदर बहुत इंजॉय करने वाले हो और बहुत कुछ अच्छा जीवन में हासिल करने वाले हो। तो एक तो पहले यही गड़बड़ा जाता है कि हमें 4 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल बाद ये रियलाइज हो कि हमने गलत स्ट्रीम सेलेक्ट कर ली थी, और अब हम सोचें कि स्विच करना है कुछ, और वो इतना टाइम निकलने के बाद स्विच करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, टाइम वेस्ट होने की दिक्कत रहेगी, टाइम बहुत ज्यादा लंबा टाइम जाने के बाद तो आप स्विच भी नहीं कर पाएंगे। एक है कि अगर हम ये कहें कि हमारे पास एग्जैक्टली सेलेक्ट कैसे करना है, तो सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास सबसे पहले तो आप ये बताइए, आप में से कितने लोग हैं जो फिलहाल कंफ्यूज है, स्टूडेंट्स हैं जो स्पेशली, या इवन 12th वाले बच्चे भी हों, अगर यहाँ पे तुम्हारे हिसाब से कौन कौन कंफ्यूज है अभी भी कि क्या करना चाहिए, ऑप्ट क्या करना चाहिए? एक सिर्फ तुम भी अभी भी कंफ्यूज हो और कंफ्यूजन है। चलो, जो कंफ्यूज है, कंफ्यूजन किस चीज को लेके है कि स्ट्रीम कौन सी लेनी चाहिए, या स्ट्रीम अगर सेलेक्ट कर भी ली तो स्ट्रीम के साथ आगे कितना चलना है, उसके लिए कंफ्यूजन है। तो ज्यादातर बच्चों के अंदर ये रहेगा ही। एक तो डर रहता है कि हम जो स्ट्रीम सेलेक्ट कर रहे हैं उसके साथ आउटपुट निकलेगी क्या, दूसरा ये कॉन्फिडेंस नहीं है हमें कि एक्चुअल में उससे फ्रूटफुल निकाल के पाएंगे। इसके बारे में आगे हम यही सब डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला एक चीज क्लियर करते हैं, एक बहुत कॉमन मिथ है। अगर आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटेलिजेंस को डिफाइन नहीं करते, मार्क्स की बाउंड्रीज में नहीं रखते, अगर हम उस बाउंड्री को ब्रेक कर देते हैं, इंटेलिजेंस का मतलब अगर मैं ये कहूं कि नहीं, एक सोशली इंटेलिजेंट बच्चा, सोशली इंटेलिजेंट में भी जो दुनिया को लगता है कि जिसके 90% है वो इंटेलिजेंट है, जबकि ऐसा नहीं है। इंटेलिजेंस का मार्क्स के साथ, परसेंटेज का साथ कोई लेना देना नहीं है। बट स्टिल फिर वही बात करते हैं, सोशली इंटेलिजेंट जिसके 90% आ रहे हैं, और वो बच्चा कहता है कि मैं एक काम करता हूँ, मैं साइंस स्ट्रीम ले लेता हूँ। रीजन, क्योंकि साइंस स्ट्रीम अच्छी है। और वहीं एक 60% वाला बच्चा इसलिए साइंस नहीं ले रहा कि उसको लग रहा है कि नहीं, साइंस स्ट्रीम डिफिकल्ट हो जाएगी और वो इंटेलिजेंट लोगों की मेरे लिए नहीं है, और वो फिर रिग्रेट फील कर रहा है कि साइंस नहीं ले पाया इसलिए कुछ मिस हो गया। पहला तो ये मिथ बहुत गलत है कि साइंस स्ट्रीम इज द ओनली स्ट्रीम। हर स्ट्रीम अपनी एक इंपॉर्टेंस रखती है, हर स्ट्रीम आपको करियर अपॉर्चुनिटीज देती है।
तो साइंस स्ट्रीम के साथ बाउंड्रीज में रखना, खुद को बाउंड करना, बाउंडेशंस के साथ सब्जेक्ट सेलेक्ट करना किसी तरीके से ठीक नहीं। पहली बात, सबसे पहला हमें कोई भी अपने लिए सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हुए या स्ट्रीम सेलेक्ट करते हुए एक मिथ ब्रेक करना जरूरी है कि कोई स्ट्रीम 100% परफेक्ट है या कोई स्ट्रीम इम्परफेक्ट है जो आपको कुछ आउटपुट नहीं देगी। तो हर स्ट्रीम की अपनी स्पेशलाइजेशंस हैं। उसके बाद सबसे पहले 3 सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस। अगर हमें स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है तो 3 सीक्रेट्स में सबसे पहला हमारे पास सबसे बड़ी चीज आती है इंटरेस्ट। ऑब्वियस है, सबको मतलब पता है इंटरेस्ट का मतलब क्या है। इंटरेस्ट के अंदर हमारे पास है व्हाट डू यू लव डूइंग नेचुरली। कुछ ऐसा नहीं जिसके लिए आपको फोर्स किया जा रहा है, कुछ ऐसा नहीं करना है जो जबरदस्ती कोई कह रहा है, किसी ने टास्क दे दिया, टीचर ने दिया, घर वालों ने दिया, किसी सोशल प्रेशर में आके तुमने दिया और फिर उसको करना पड़ रहा है, वो नहीं। जो जेन्युइनली तुम्हें करना पसंद है, थोड़ा अप एंड डाउन होगा, स्ट्रगल होगा उसके अंदर, लेकिन फिर भी तुम वो स्ट्रगल, वो चैलेंज लेने के लिए रेडी रहोगे। नेक्स्ट आता है एप्टीट्यूड। अब एप्टीट्यूड का मतलब है व्हाट यू आर गुड एट। ऐसा क्या है जिसमें तुम नेचुरली अच्छे हो, जो ऑलरेडी तुम्हारे अंदर एक स्किल है। कुछ ऐसा होगा, ढूंढने की कोशिश करोगे तो कुछ मिलेगा जिसके अंदर ऑलरेडी तुम बहुत ज्यादा बेटर हो, बस उसको हमें इंप्रूव करने की जरूरत है, उसको प्रोफेशनल लेवल तक ले जाने की जरूरत है। थर्ड आता है पर्सनैलिटी। हाउ डू यू थिंक एंड एक्ट। पर्सनैलिटी का मतलब यहाँ फिजिकल नहीं है, यहाँ है कि तुम्हारा ब्रेन, तुम्हारी इंटरप्रिटेशन, तुम्हारा थॉट प्रोसेस किस तरीके से काम करता है अलग अलग सिचुएशंस में। और इन सारी चीजों के लिए अब हम ये कह रहे हैं कि ठीक है, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी, बात तो हमने ठीक कर ली है, लेकिन इनको जज कैसे करेंगे। तो इनको जज करने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा एक साइकोमेट्रिक टेस्ट है, पहले वो कंडक्ट करेंगे और उसके बाद उसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी पहले व्हाट इज द इंटरेस्ट। सिंपल जो हमने बात करी, द फाउंडेशन ऑफ करियर सेटिस्फेक्शन। बेसिकली हम इंटरेस्ट को जब डिफाइन करें, इंटरेस्ट मींस दैट द सब्जेक्ट्स यू जेन्युइनली एंजॉय स्टडीइंग एंड द टॉपिक्स दैट डोंट बोर यू। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स जो तुम कहो कि अगर मैं करना शुरू करूंगा और उसके साथ मुझे अच्छा लग रहा है और वो बोर नहीं होंगे। अब तुम में से काफी बच्चे कह रहे होंगे कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं, ऐसा शायद ही कोई सब्जेक्ट है जो तुम करो और करते हुए तुम बोर नहीं हो रहे हो। लेकिन कोई एक सब्जेक्ट तो होगा ऐसा, तुम सोचोगे, जो और सब्जेक्ट्स के कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा लंबी सेटिंग तुम्हारे साथ निकाल सकता है। कोई सब्जेक्ट ऐसा होगा अगर तुम सोचोगे जिसके अंदर तुम स्ट्रगल भी कर रहे होगे तो, लेकिन उसके साथ हाथ पैर मारने में, उसके साथ इन्वॉल्व होने में, उसके डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में भी मजा आता है। कुछ ऐसा होगा, किसी को रीड करने में मजे आ रहे होंगे, किसी को स्टोरी लाइन में मजे आ रहे होंगे, किसी को कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में मजे आ रहे होंगे। तो वो तुम्हें थोड़ा सा एनालाइज करने की जरूरत है। फिर आता है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड है नेचुरल स्ट्रेंथ, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था, वो जो हमारे अंदर ऑलरेडी है। कोई एक ऐसी स्ट्रेंथ, कोई ऐसा कंसेप्ट जो हमारे किसी सब्जेक्ट में लग रहा है और ऑलरेडी तुम उसके अंदर अच्छे हो। एंड सेम गोज विद पर्सनैलिटी, अंडरस्टैंडिंग हाउ यू थिंक एंड बिहेव रिगार्डिंग द डिफरेंट सिचुएशंस। अब हु शुड चूज साइंस, यहाँ पर लॉजिकल एंड एनालिटिकल माइंड। अब हमें नहीं पता है, देखो लॉजिकल एंड एनालिटिकल माइंड किसका है। यहां से मैं देख के सीधा जज करके बता दूं कि लॉजिकल और एनालिटिकल माइंड किसका है, तो वो बहुत गलत हो जाएगा। और इवन तुम भी अगर ये सोचो कि मैं एकदम से कोई एक टेस्ट लेता हूँ, साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा और उसके साथ एकदम से एक क्लिक होएगा और सीधा पता चलेगा कि लॉजिकल माइंड किसका है, वो थोड़ा डिफिकल्ट है। मुबारक हो, आइए, कोई बात नहीं, तुम टाइम पे आए हो, हमने जल्दी शुरू कर दिया। तो यहाँ पर लॉजिकल एंड एनालिटिकल माइंड्स जो होंगे वो साइंस लेंगे तो कंपैरेटिवली ज्यादा बेटर परफॉर्म करेंगे। अब ये लॉजिकल और एनालिटिकल माइंड्स क्या है, इसके आगे डिस्कस करेंगे हम। कॉमर्स किसको लेना चाहिए, जो बिजनेस में, मनी इंटरेस्ट में, मैनेजमेंट में ज्यादा अच्छा है, जो इन चीजों के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट भी रखेगा और जो इन चीजों को हैंडल अच्छे से कर पाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है हु शुड चूज आर्ट्स, जो क्रिएटिव है, एक्सप्रेसिव है एंड उसके अंदर कुछ ऐसा है कि ऑब्वियस है, ये बच्ची ह्यूमैनिटीज वाली जो स्माइल कर रही है इतना, हाँ जी, अभी आगे उसके बारे में देखो। अब जिसके किसी के ये क्वेश्चंस है कि विदाउट मैथ्स अगर कॉमर्स ले ले या ह्यूमैनिटीज ले ले, उसके बाद उसके बारे में हम कब बात करेंगे, जिस टाइम पे हम लास्ट फेज में पहुंचेंगे। एक बार साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, फिर हम अलग अलग सब्जेक्ट्स को डिस्कस करेंगे, तो उसके साथ में क्वेश्चंस लूंगा ये वाले। ठीक है, अभी एक बार पहले समझ लेते हैं कि तरीका क्या है और हमारी स्ट्रेंथ किस तरीके से हमें सिलेक्ट करनी है। तो आर्ट्स किसको लेना चाहिए, जो क्रिएटिव है, ठीक है, जिसके अंदर एक्सप्रेशन अच्छे हैं, जिसको कुछ नया सीखते हुए या अपने आप को एक्सप्रेस करते हुए ओवरऑल ज्यादा अच्छा लग रहा है। इसी के साथ हमारे पास अब लर्न फ्रॉम रियल स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे क्या है, एक सिंपल एक कंडीशन बताई गई है, 2 बच्चे हैं, इनमें स्टूडेंट ए है, हाई मार्क्स बट रॉन्ग स्ट्रीम, फिर भी स्ट्रगल कर रहा है। जैसे मैंने शुरू में कहा, मार्क्स अच्छे होने का मतलब ये जरूरी नहीं है कि सीधा साइंस ले लो।
एक बहुत ब्राइट, बहुत अच्छा स्टूडेंट है। मैं यहाँ खुद नॉन मेड का टीचर हूँ, पीसीएम तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हूँ, और यहाँ मैंने देखा है 95% से ऊपर वाले 10th क्लास के स्टूडेंट्स घुटनों पे आ जाते हैं बिल्कुल +1 के ही नॉन मेडिकल के अंदर। और उन्हीं में से मैंने उन बच्चों को भी देखा है जो 60-65% के साथ ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स ऑप्ट किया था उन्होंने, और उसके बाद वो आज के टाइम पे लाइफ में बहुत कुछ अच्छी जगह पे हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, अच्छा अर्न कर रहे हैं। तो परसेंटेजेस के हिसाब से कुछ नहीं है। बेशक आपके अच्छे मार्क्स आ भी जाते हैं, लेकिन अगर रॉन्ग स्ट्रीम है तो भी आप स्ट्रगल करोगे। सेम तरीके से स्टूडेंट भी है, एवरेज मार्क्स है लेकिन राइट स्ट्रीम है, वो सक्सेस तक पहुंचेगा। तो आपके लिए स्ट्रीम चॉइस जो है वो मार्क्स से ज्यादा मैटर करेगी। ठीक है, इसके बाद आता है पावर ऑफ साइकोमेट्रिक टेस्ट। ये एग्जैक्टली वही कि आपकी ट्रू पोटेंशियल साइंस के लिए, कॉमर्स के लिए, आर्ट्स के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के लिए जो एक्चुअल पोटेंशियल है उसको जज करने में हेल्प करेगी। ठीक है, अभी मैंने आप सबको, हमारे पास सिंपल गोल्डन फॉर्मूला क्या है, हमारे पास सीधा इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी, इन तीनों चीजों को मिक्स करके एक राइट करियर की तरफ, एक राइट सब्जेक्ट की तरफ हम पहुंचने की अभी कोशिश करेंगे। अभी आपको फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अब सब्जेक्ट सिलेक्शन के टाइम पे हमें जो मिस्टेक्स अवॉइड करनी क्या है। पहली बात तो ज्यादातर बच्चे जिसे फॉलो करते हैं, एक्चुअली दो तरह के हैं। काफी बार बच्चा इसलिए सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहा है क्योंकि उसके जो ग्रुप में 5 दोस्त हैं उनमें से 4 दोस्तों ने कॉमर्स ले लिया, और वो 4 दोस्त कॉमर्स क्यों ले रहे हैं, क्योंकि किसी एक के पेरेंट्स ने बोल दिया कि कॉमर्स ले लो, बहुत बढ़िया, मैं सीए हूं, तो मैं आगे तुम्हारी हेल्प करूंगा, तुम भी सीए बनना। 3 दोस्तों ने इसलिए बोल दिया क्योंकि किसी के एक ने पेरेंट ने बोला था सीए बनना, अब 4 सीए बन रहे हैं। पांचवा जिसका कॉमर्स में इंटरेस्ट नहीं है, जिसको लगता है कि मैं साइंस में बहुत अच्छा करूंगा, लेकिन 4 दोस्त हैं सीए बन रहे हैं, तो अब ये भी इंजीनियर नहीं, ये भी सीए बनेगा। सबसे खराब तरीका ये अपना एक फाइनल डिसीजन लेने का कि जहां दोस्त जा रहे हैं वहां मैं चला जाऊं। अगर अच्छे दोस्त होंगे तो वो बिना स्ट्रीम के भी दोस्त रहेंगे। तुम्हें साथ हमेशा सेम बेंच पे बैठना, सेम स्ट्रीम में रहने की जरूरत नहीं है। तो पहली बात तो ये दोस्तों के हिसाब से स्ट्रीम सेलेक्ट नहीं हो सकती। ठीक है, दूसरा, गिविंग इन टू पेरेंट प्रेशर। काफी पेरेंट्स हैं जिनको मैं यहाँ पे, अब जो पेरेंट्स हैं मैं स्पेशली आपके अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, किसी पेरेंट के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत पेरेंट्स डिसीजन कैसे लेते हैं, आपको पता है कि आपका बच्चा वीक है, आपको पता है आपका बच्चा बहुत ऐसा इंजॉय नहीं कर रहा है पढ़ाई को, और वो साइंस स्ट्रीम को तो बिल्कुल ही नहीं कर रहा है, लेकिन आपने देखा है कि आप ही के बच्चे की बुआ का बेटा टॉप इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग करके कॉलेज से एमएनसी में बहुत तगड़ा कमा रहा है, लाखों का पैकेज है। आप हर बार उसको मोटिवेट करने के लिए यही कह रहे हैं कि उसे देखो इतना अच्छा करा रहा है। क्यों? क्योंकि वो 12-12 घंटे पढ़ रहा है, तुम भी पढ़ोगे, तुम भी कर ही लोगे। लेकिन 12 घंटे पढ़ने से जो उसकी नेचुरल स्किल है वो उस लेवल तक शायद नहीं पहुंचेगी, और उसके लिए भी वो चैलेंज 12 घंटे की जगह 24 घंटे की मेहनत मांग रहे हैं। तो बेटर है किसी के साथ कंपैरिजन में ना डाल के, किसी इस तरीके के सोशल प्रेशर में डाल के बच्चे को हम फोर्स ना करें कि कौन सी स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है। नेक्स्ट आता है चूज ओनली बाय मार्क्स। वही एग्जैक्टली 60% आए तो आर्ट्स ले लूंगा, 70-80 आ गए तो कॉमर्स ले लेंगे, और 90 से ऊपर आ गए तो साइंस ले लेंगे। टिपिकल एक बहुत बहुत ज्यादा सबसे खराब जो तरीका है साइंस स्ट्रीम लेने का या कोई भी स्ट्रीम सेलेक्ट करने का। और ये जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से स्ट्रीम है, इसमें सिर्फ पेरेंट्स और बच्चों की गलती नहीं है, यहाँ कहीं पे स्कूल्स का बहुत बड़ा रोल आ जाता है। ज्यादातर स्कूल देते ही ऐसे हैं, 90 से ऊपर है तो ही साइंस देंगे, 80 से ऊपर है तो ही कॉमर्स देंगे, अगर आपके बिल्कुल ही मार्क्स कम है तो फिर आप साइंस ले क्यों रहे हो, आप तो सीधा हो ही आर्ट्स के लिए। तो ये एग्जैक्टली स्कूल वालों का भी जो ये प्रेशर आता है, आप सबको उससे अलग रहना है। कोई स्कूल बहुत कुछ एक्स्ट्रा, अगर आपको लगता है ये स्कूल साइंस नहीं दे रहा है, तो कोई तो स्कूल होगा जो आपको कम मार्क्स के साथ साइंस दे देगा, कोई स्कूल होगा जो आपके 95 मार्क्स के साथ भी ह्यूमैनिटीज को जस्टिफाई करेगा। तो आप स्कूल ढंग से सेलेक्ट करिए, किसी स्कूल के ब्रांड के प्रेशर में आके स्ट्रीम मत स्विच करिए। लास्ट आता है हमारे पास नॉट एक्सप्लोरिंग ऑल ऑप्शंस। मतलब अभी मैंने जिस टाइम पे काउंसलिंग का ये सेशन स्टार्ट किया था, सबसे पहले ही मैंने क्या कहा, मोटे मोटे तौर पे हम 3 स्ट्रीम्स की, 4 स्ट्रीम्स की बात करें, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज। यहाँ आधा तो फेलियर मेरी ओर से ही आ गया। हम खुद पॉलिटेक्निक की बात नहीं कर रहे, हम खुद वोकेशनल स्टडीज की बात नहीं कर रहे, और भी मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं जिसके बारे में एक्सप्लोर किया जा सकता है, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मेरी या पेरेंट्स की नहीं है, वो स्टूडेंट्स की है, वो बच्चों की है। अगर तुम कुछ आउट ऑफ द बॉक्स इन 4 स्ट्रीम से कुछ अलग करना चाहते हो, तो उसको एक्सप्लोर कौन करेगा? तुम्हारी ड्यूटी है, ऑनलाइन है, इंटरनेट वाले लोग हो, जेंजी लोग हो, तुम तो हमसे ज्यादा बेटर इंटरनेट पे हो। हाथ पैर मारो, ढूंढो, वहां पे चैट जीपीटी से पूछो, गूगल पे सर्च करो, आस पड़ोस के कॉलेजेस में आसपास है, फिलहाल फ्री हो तो जाओ वहां जाके पूछो कि कॉलेजेस के अंदर कौन कौन सी स्ट्रीम्स है और उनके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है। एक तरह से विंडो शॉपर बनो। बेशक अभी तुम 10th में हो, लेकिन 12th के बाद जाना तो कॉलेज में ही है। कोर्सेज के बारे में पता करो, और अगर कुछ ऐसा कोर्स मिलता है
जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इन 4 स्ट्रीम्स मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स या ह्यूमैनिटी से बेटर है, तो उसके बारे में सोचना शुरू करो, उसके बारे में करियर ऑप्शंस निकालो। लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की नहीं है, किसी टीचर की नहीं, ये स्टूडेंट की है। अगर तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स चाहिए है तो उस आउट ऑफ द बॉक्स को जस्टिफाई करो। एक प्रॉपर रीजन होना चाहिए, प्रॉपर जस्टिफिकेशन होनी चाहिए तुम्हारे उस डिसीजन के लिए। इसके बाद हमारे पास आता है वाई टू चूज S2C। चलिए ये सेकेंडरी चीज है। ये सुमित शर्मा क्लासेस हम बेसिकली एज एन इंस्टीट्यूट हम किस चीज में सपोर्ट करते हैं, क्या क्या तुम्हारे लिए प्रोवाइड करते हैं थ्रू आउट द जर्नी ऑफ +1 एंड +2। तो इसको साइडलाइन कर देते हैं, अभी इन चीजों की जरूरत नहीं है। अब शुरू करते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट। आप सबके पास पेजेस हैं, बच्चे पेजेस पास ऑन करना पीछे, पेन और पेजेस। यहां पर मैं आपको कुछ 4 सेक्शंस में क्वेश्चन देने वाला हूं। कोई किसी से डिस्कस नहीं करेगा, कोई किसी के आंसर्स के अकॉर्डिंगली आंसर्स नहीं करेगा। बहुत फ्री माइंडेड होके, जो बच्चे पेरेंट्स के साथ बैठे हैं वो पेरेंट्स को देख के आंसर मत करना, ये सोचो कोई नहीं बैठा साथ में, और बहुत फ्रीली इजीली अपने तरीके से आप आंसर्स करने की कोशिश करो, ठीक है। 1 मिनट और, वी हैव लेट कमर्स। आइए, आप लेट हो गए हैं काफी। आइए बच्चा पेज दे देना है। पेन एक्स्ट्रा पीछे पास ऑन कर दो, पेंसिल पेन जो भी है ये भी। चलो, हमारे पास अब यहाँ पे बच्चे मैं आपको सेक्शन ABCD यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिखाने वाला हूँ। ये कोई बहुत ज्यादा ऐसे रॉकेट साइंस के क्वेश्चंस नहीं है, और चिल करो, ऐसा भी नहीं है बोर्ड्स दे के आए हो मैं फिर से बोर्ड्स नहीं ले रहा हूँ, फिर से ऐसे बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ। कुछ ऐसी बातें करेंगे जो तुम्हें ऑलरेडी पता है। अगर नहीं पता है तो थोड़ा टाइम देना खुद को, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 30 सेकंड तक का उस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले खुद को टाइम देना, और फिर बहुत अपने हिसाब से उनके लिए आंसर्स के मार्क्स देने। अब मार्किंग स्कीम क्या है पहले समझते हैं। इसमें रेट ईच स्टेटमेंट फ्रॉम 1 to 5, 1 to 5 का क्या लॉजिक है इसके अंदर। अगर तुम स्ट्रांगली डिसएग्री कर रहे हो, कोई ऐसी चीज है तुम्हें लगता है कि नहीं नहीं ये तो मेरे लिए है ही नहीं, तो उसके कितने मार्क्स आएंगे? 1। और अगर कोई स्ट्रांगली एग्री कर रहा है कि नहीं ये पक्का, ये बिल्कुल ठीक बात लिखी है, तो उसमें आप मार्क्स देंगे 5। किसी को इसमें इश्यू है मार्क्स कैसे देने हैं? लेट अस अज्यूम एक बार सेक्शन ए के एक क्वेश्चन से मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूं। अगर यहाँ पे पहली स्टेटमेंट है आई एंजॉय सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। अब मैं अपनी तौर पे बताऊं, मेरे को थ्योरी बहुत ज्यादा ऐसी अच्छी नहीं लगती है जहां कहानी लिखनी पड़े, लेकिन जहां ऐसा कुछ आता है जहां बहुत ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग लगती है, वहां मुझे मजे आते हैं। आंसर ठीक निकल रहा है गलत निकल रहा है वो नहीं, लेकिन मुझे न्यूमेरिकल्स करने में मजे आते हैं। मेरे को थ्योरेटिकल को एक तरह से रियल लाइफ सिचुएशन एप्लीकेशन में इंप्लीमेंट करने में मजे आ रहे हैं। तो मेरे लिए मैं इससे स्ट्रांगली एग्री कर रहा हूं और मैं यहाँ 5 मार्क्स दे दूंगा। लेकिन वहीं कहीं एक और बच्चा तुम में से कोई होगा, कोई लेट अस अज्यूम कोई XYZ स्टूडेंट है जिसको लगता है कि नहीं न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट सबसे खराब है, थ्योरी में बात करो, थ्योरेटिकल करते हैं, न्यूमेरिकल का क्या लॉजिक है, तो यहाँ पे आप 1 मार्क्स दोगे। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं। नाइदर एग्री नॉट डिसएग्री के 2.5 नंबर 3 नंबर बनते होते हैं, फिर वो बीच वाली बात हो गई, तो अब बीच वाले मार्क्स दे सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों सेक्शन ए से। एक बार क्वेश्चन सामने है, जो ऑनलाइन भी है बच्चे वो साथ के साथ कोशिश करेंगे कि इसको साथ के साथ अपने मार्क्स देने शुरू करें। सेक्शन ए के आप मार्किंग स्टार्ट करो। हाँ जी, चल नहीं रहा है बच्चे, अब पेन कोशिश करो या तो शेयर कर लो आपस में, मेरे पास जितने हैं डिस्ट्रीब्यूट कर दिए मैंने, देख लेना। वो भी नहीं चल रहा, इनको पीछे पास ऑन करना कोई चलेगा तो आप हाँ जी उससे शेयर कर लेना। हाँ 1 2 3 4 5 में से आप अपने हिसाब से मार्क्स देते जाइए। ये पेन चल रहा है, पीछे पास ऑन करना चाहिए। सेक्शन ए एनालिटिकल एंड साइंटिफिक एबिलिटी के लिए आप पढ़ेंगे आई एंजॉय सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, आई लाइक अंडरस्टैंडिंग हाउ थिंग्स वर्क, मशीन एंड सिस्टम वाला पार्ट है जो आई एम कंफर्टेबल विद फॉर्मूलाज एंड कैलकुलेशन, आई एंजॉय साइंस एक्सपेरिमेंट्स एंड लॉजिकल रीजनिंग, आई प्रेफर सब्जेक्ट्स लाइक मैथ, फिजिक्स एंड बायोलॉजी, आई कैन फोकस डीपली ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर लॉन्ग टाइम, आई एंजॉय कोडिंग, टेक और साइंटिफिक डिस्कशंस। थोड़ा टाइम देना खुद को, एकदम से किसी प्रेशर में आके आंसर्स नहीं देने हैं। टेक योर टाइम,
खुद को एनालाइज करो, सच में सोचने की कोशिश करो कि इनमें से जेन्युइनली आपके लिए सपोर्टिव कौन सा है। अक्षत बच्चा विजिबल है? जी हाँ, वो इशू आगे आ जाओ। हाँ जी, आप आगे आ जाओ, कोई बात नहीं। या फ्रंट बेंच पे आ जाओ या इस फ्रंट चेयर पे आ जाओ जहां आपको कंफर्टेबल लगता है। देख लिया? चलो, 1 से लेके 5 के बीच में आपको मार्क्स देने हैं हर किसी के लिए। 1 फॉर स्ट्रांगली डिसएग्री एंड 5 फॉर स्ट्रांगली एग्री। लिख लिया सबने? जिसका सेक्शन ए कंप्लीट हो गया वो सेक्शन बी से स्टार्ट कर सकता है। दिस इज फॉर बिजनेस एंड फाइनेंशियल एबिलिटी। सेक्शन बी में है, फर्स्ट, आई एम इंटरेस्टेड इन मनी मैनेजमेंट एंड बिजनेस आइडियाज। I like analyzing profit, loss, and financial data. I follow business trends or startups. I enjoy planning, organizing, and managing things. I am interested in entrepreneurship. I like working with number in practical ways. I enjoy leadership and decision making. इसके अंदर भी आप एग्री और डिसएग्री के हिसाब से 1 to 5 मार्क्स दीजिए। मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, कोई रश नहीं है, टेक योर टाइम, एनालाइज करो खुद को कि जेन्युइनली इनमें से कौन सी चीज है जो तुम्हें सपोर्ट कर रही है, जो तुम्हारे हिसाब से ठीक है। थोड़ा सोच के आंसर देना। कर दिया? इतना जल्दी सोचना पड़ा ही नहीं, सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज्यादा। चलो, जिस किसी ने सेक्शन बी को कंप्लीट कर लिया वो सेक्शन सी से स्टार्ट कर सकता है, क्रिएटिव एंड सोशल इंटेलिजेंस। अगर किसी का सेक्शन बी हो गया है और अगर किसी को टाइम चाहिए सेक्शन बी करने के लिए या वापस ए पे आना है तो मुझे बता देना, हम रोक सकते हैं चीजों को भी। अगर किसी ने सेक्शन बी पूरा कंप्लीट कर लिया है तो सेक्शन सी से आप स्टार्ट कर सकते हो, क्रिएटिव एंड सोशल इंटेलिजेंस से। I enjoy writing, speaking, or creative expression. I am interested in human behavior and psychology. I like debates, discussion, and sharing opinion. I enjoy subjects like history, political science. I am imaginative and think creatively. I enjoy helping and understanding people. I am interested in social issues or media. Done. लास्ट अपना सेक्शन डी, पर्सनैलिटी टाइप। पर्सनैलिटी टाइप में आई प्रेफर वर्किंग अलोन ऑन लॉजिकल टास्क। आई एंजॉय लीडिंग टर्म्स एंड ऑर्गेनाइज work. I like expression ideas creatively. I take decision based on logical rather than emotions. I am comfortable taking risk in business ideas.
I am emotionally aware and empathetic. तुम क्या कर रहे हो? हैं? कोई बात नहीं, चलिए, अच्छा ही है। कम्युनिकेट मुश्किल हो जाना। सबका हो गया? अक्षत बचा? कंप्लीट? डन। अब आप एक काम करिए, हर कोई अपने अपने सेक्शंस के मार्क्स काउंट करिए। सेक्शन ए में कितने हैं, सेक्शन बी में कितने हैं, सेक्शन सी में कितने हैं और सेक्शन डी में कितने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, ये मार्क्स नहीं है, मार्क्स कहने के लिए सिंपल पॉइंट्स हैं, एक फिगर है नॉर्मल, तो इनका मार्क्स से कोई लेना देना नहीं, ये कोई जजमेंटल तरीका है ही नहीं। तो ये मार्क्स नहीं कहते हैं, हम सिंपल कहते हैं आप ये काउंट करो कि आपके हिसाब से आपने उन चीज़ों को कितने मार्क्स दिए, ये आपके मार्क्स नहीं है। आप हर किसी सेक्शन के इंडिविजुअली मार्क्स बताइए, और बताना नहीं है, अपने पास रखिए, मैं आपको फिर बताता हूँ। सेक्शन ए के टोटल कितने हो गए हैं, सेक्शन बी के कितने हो गए हैं, सेक्शन सी के कितने एंड सेक्शन डी के कितने हैं। कर लिए टोटल सबने? करिए, कोई बात नहीं, अब टाइम लगाओ, जल्दी से एक बार देखो कि हर सेक्शन में आपका टोटल कितना बन रहा है। हो गया सबका? आपने चारों सेक्शंस के सबने मार्क्स दे दिए। अब एक काम करते हैं, पहली बात तो एक चीज क्लियर करते हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो मार्क्स आपने हर सेक्शन को दिए हैं, ये जो मार्क्स है, ये किसी तरीके से एक 100% डिसाइसिव डिसीजन नहीं होता है। साइकोमेट्रिक टेस्ट ठीक है, टेस्ट है, साइकोमेट्रिक है, नाम बहुत फैंसी है, लेकिन जेन्युइनली आप इस वक्त कैसा फील कर रहे हैं, इस वक्त की सिचुएशन क्या है, इस वक्त की मोटिवेशन क्या है, अभी दिमाग में क्या चल रहा है, कितने रिलैक्स हो, कितने प्रेशर में, किसका इन्फ्लुएंस है, ये बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं फिलहाल आप जब आंसर्स दे रहे हो इनसे। तो ओवरऑल मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि कोई भी साइकोमेट्रिक टेस्ट आपको 100% एक क्लियर वर्डिक्ट देगा। तो अगर मैं अभी इसके बेसिस पे आपको कोई स्ट्रीम बताऊंगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि विधि का विधान लिख दिया गया है कि अब बस आप इसी स्ट्रीम के लायक हो। स्टिल यू हैव कैपेबिलिटी, यू हैव एबिलिटी, हर बच्चे के पास इनफ पोटेंशियल है किसी भी स्ट्रीम को इंटरेस्ट के साथ एक्सेप्ट करने की, इंटरेस्ट के साथ परस्यू करने की। तो ये क्लियर रखना कि अगर जो मैं अभी स्ट्रीम्स आपको बताने वाला हूं आपके करंट मार्किंग्स के बेसिस पे, इसका मतलब वो क्लियर वर्डिक्ट नहीं है। अगर किसी को लगता है कि मेरे को कोई और स्ट्रीम पसंद थी पर मेरे मार्क्स इसमें अलग आ गए हैं, तो इसका मतलब तो मैं वो स्ट्रीम अब ले ही नहीं सकता, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो इसको किसी नेगेटिव तरीके से मत लेना, कोशिश करना इसको, इन चीजों को समझने की। ये मेनली वो बता रहे हैं जिस चीज के अंदर तुम्हारा इंटरेस्ट है, तुम्हारी ओवरऑल पर्सनैलिटी, एप्टीट्यूड और लॉजिकल थिंकिंग किस तरीके से काम कर रही है, इंटरेस्ट कैसे काम कर रहा है। अगर हम इसके आंसर्स की बात करें तो इसके अंदर देखिए हमने टोटल मार्क्स कर लिए हैं। अब सबसे पहले अपने पास क्या आता है बच्चा, अगर किसी के साइंस में जो हमारा सबसे पहला सेक्शन था दैट वाज फॉर साइंस टीम, मेडिकल और नॉन मेडिकल आफ्टर 10th, अगर किसी के साइंस स्ट्रीम के अंदर 25 प्लस हैं या 22 के ऊपर भी है, इसका मतलब आप स्ट्रांगली एनालिटिकल थिंकिंग पोजेस करते हो, और आपके लिए रिकमेंडेड जो स्ट्रीम है दैट इज इंजीनियरिंग, एआई, एनडीए दैट इज पीसीएम, और उसके साथ जितने भी ऑप्शंस खुलते हैं, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो जो कि मेडिकल, फार्मेसी एंड मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास मेडिकल के लिए खुल जाते हैं। अगर आप सेक्शन ए के अंदर सबसे ज्यादा स्कोर कर रहे हो तो, अगर किसी को लग रहा है कि मेरे 25 तो किसी में बने ही नहीं है, सब भी 17-18 17-18 है, तो भी आप ये देखना किसके अंदर मैक्सिमम स्कोर आया है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिएगा, जो सबसे टॉप मार्क्स थे, जो फर्स्ट नंबर पे आपके आए थे, वो आपकी टॉप प्रायोरिटी वाली स्ट्रीम बन सकती है। अगर आपके सेक्शन बी में
सबसे ज्यादा मार्क्स आए हैं, तो इसका मतलब आपके पास बिजनेस माइंडसेट ज्यादा है, डिसीजन मेकिंग आपकी ज्यादा अच्छी है। और साथ में आपके लिए रिकमेंडेड जो स्ट्रीम है वो कॉमर्स आएगी, जिसके अंदर सीए, सीएस, बीबीए, एमबीए, फाइनेंस और मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं कॉमर्स के, जो हम अगले अभी थर्ड राउंड के अंदर डिस्कस भी करने वाले हैं। उनके लिए आप एलिजिबल ज्यादा अच्छे होंगे। लास्ट आते हैं जिसके अंदर अपने पास, अगर आपके पास हाई आर्ट स्कोर है जो कि सेक्शन सी के अंदर आता है, तो आपके पास मेनली जो ह्यूमैनिटीज की स्ट्रीम है उसके लिए टॉप प्रायोरिटी आपको मिल जाती है, जिसके थ्रू आप यूपीएससी, लॉ, साइकोलॉजी, मीडिया और इन सब के अंदर आप परस्यू कर सकते हैं। अगर मिक्स्ड स्कोर है, अगर मिक्स्ड स्कोर है, कुछ ऐसा है कि किसी के अंदर भी क्लियर वर्डिक्ट नहीं आ रहा है, साइंस प्लस कॉमर्स, डेटा साइंस, इकोनॉमिक्स, ये कहां से ऑप्शन आ रहा है? साइंस और कॉमर्स का कॉम्बिनेशन कैसे है? काफी टाइम से अब हमारे पास ऑप्शन है कि हम मल्टीपल ब्रांचेस के सब्जेक्ट्स को कंबाइन कर सकते हैं। एक नॉन मेडिकल वाला स्टूडेंट फिजिक्स, मैथ्स के साथ साथ इकोनॉमिक्स भी एज अ मेन सब्जेक्ट रख सकता है। ये भी हमारे पास अब ऑप्शन है। हम सिर्फ मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज में रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। एक मेडिकल वाला बच्चा साथ में साइकोलॉजी लेके अपना करियर साइकोलॉजी में परस्यू कर सकता है। एक बच्चा जिसको लगता है मुझे बायो बहुत पसंद है और मुझे साइकोलॉजी भी पसंद है, तो दोनों सब्जेक्ट मेडिकल के कॉम्बिनेशन में आपको मिल सकते हैं। सिर्फ आपको स्कूल एक्सप्लोर करने की जरूरत है, जो ये ऑल्टरनेट, ये जो ऑप्शंस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसे ही कॉमर्स प्लस आर्ट्स, लॉ, बिजनेस मैनेजमेंट, साइंस प्लस आर्ट्स, डिजाइन, आर्किटेक्चर, ये सारे ऑप्शंस आपके पास खुल जाते हैं। इवन जो टॉप मोस्ट एग्जाम्स हैं, जैसे जेई का है, जेई अपने पास जो जॉइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम है, उसके अंदर भी साथ में आपके पास बैचलर्स ऑफ डिजाइन का भी पेपर होता है, बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर का भी पेपर होता है। और उनके अंदर जिसके पास सिर्फ मैथ्स है और ह्यूमैनिटीज है, वो भी उनमें से किसी ना किसी पेपर के लिए एलिजिबल होते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी एक स्ट्रीम के साथ ही आपको बाउंड होने की जरूरत है। ये अब फिर मैं बता रहा हूं, जो आपका अभी अभी में स्कोर आया था उसके बेसिस पे किसी को तो थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा कि साइकोमेट्रिक टेस्ट के बेसिस पे आपके लिए स्ट्रीम कौन सी ज्यादा बेटर है। लेकिन अब मैं एक थोड़ा सा मिथ ब्रेक करता हूं आपका। इसमें किसी बच्चे ने जो सेक्शन ए था उसमें मार्क किया होगा कि आपको ये बहुत पसंद है, जिसके अंदर हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग सी एक लाइन है यहाँ पे कि आई एंजॉय साइंस एक्सपेरिमेंट्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। साइंस एक्सपेरिमेंट्स के नाम पे वहां 5 नंबर दे दिए होंगे, लॉजिकल रीजनिंग को थोड़ा इग्नोर करते हुए। अब साइंस एक्सपेरिमेंट्स मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूं और साइंस एक्सपेरिमेंट्स में कराता भी हूं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर जल्दी जल्दी कराया करो, मजे आते हैं। अब मजे कैसे आते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं देता हूँ। सोडियम को पानी में डालो, आग लग जाती है, ब्लास्ट होता है, बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चों को मजे आ रहे हैं, धमाका हो रहा है, बिना बात की फ्री की दिवाली, दिवाली और दिवाली में बिना आग की ब्लास्ट बहुत अच्छा हो रहा है। तो जिसको लग रहा है कि नहीं मजे आ रहे हैं, लेकिन तुमसे जब ऑन पेपर पूछा जाता है, कोई ये तो पूछ ही नहीं रहा है कि मजे कितने आए थे। वहां पूछा गया था कि जब हमने सोडियम को पानी में डाला तो ब्लास्ट हुआ था, तो फॉर्मेशन क्या हुई थी। अब जिसको ये लगता है कि मेरे काम की बात सिर्फ ब्लास्ट तक थी और उसने इसमें 5 मार्क्स दे दिए होंगे, तो तुमने गड़बड़ कर दी। हमें साइंस स्ट्रीम के अंदर उसके बिहाइंड द सीन लॉजिक के बारे में ज्यादा सोचना होता है, ऊपर ऊपर से चीजें नहीं देखनी है, हमें कोर के अंदर जाके सोचना पड़ता है। सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। और बहुत लेमन भाषा में हर कोई कहता है सोडियम फट जाता है, सोडियम नहीं फटता। सोडियम जब वाटर से रिएक्ट कर रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बनाता है, हाइड्रोजन गैस इवैल्यूएट होती है, ड्यू टू दैट एक्स्ट्रा हीट वो हाइड्रोजन गैस ब्लास्ट होती है। और ये बहुत छोटी सी चीजें यूट्यूब पे, इंटरनेट पे भरा पड़ा है, हर कोई कहता है सोडियम को पानी में डालो सोडियम फटेगा। सोडियम नहीं फट रहा, हाइड्रोजन फट रही है। सोडियम तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करा रहा है, साथ में एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब जिसको ये रिएक्शन नहीं पता है, उसने क्या साइंस के बारे में समझा कि एक तमाशा हुआ था, एक मैजिक हुआ था, एक जादू था। तो साइंस इज एग्जैक्टली लाइक मैजिक बट विद जस्टिफिकेशन, विद प्रॉपर जो तुम्हारे बिहाइंड द सीन चल रहा है उसकी प्रॉपर आंसर्स होने चाहिए। तो ये ध्यान रखना। ऐसे ही किसी बच्चे ने इस वाले सेक्शन में लिखा होगा, किसी ने मार्क करा होगा, उन चीजों को मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं जो अभी तुम यहाँ पे वो सारे स्टूडेंट्स, अपना जो ग्रुप है मेन, उसके अंदर मैं पूरी पीडीएफ भेज दूंगा, अगर री अटेम्प्ट करना चाहते हो उसके लिए भी घर जाके। अब किसी बच्चे ने यहाँ पे किया होगा, अगर चांसेस है आई एम इंटरेस्टेड इन मनी मैनेजमेंट एंड बिजनेस आइडियाज, अब किसी ने इस पे 5 मार्क्स दे दिए होंगे, क्यों? क्योंकि मैं शार्क टैंक देख रहा हूँ और शार्क टैंक में बहुत मजे आ रहे हैं, लोग आइडियाज लेके आ रहे हैं और उनको देखने में मजे आ रहे हैं। वो तुम्हारे लिए नहीं है, तुम एक चीज को एंजॉय कर रहे हो, सिर्फ वो आइडियाज किसी और के हैं।
ये इसमें 5 मार्क्स तब डिजर्व करते हैं अगर तुम्हारे पास आइडियाज होते, तुम अपने बिजनेस स्किल्स के बारे में बात करते। तो मैं तभी बोल रहा था बार बार आंसर करते हुए एक प्रॉपर एनालाइज करना खुद को कि क्या बिजनेस आइडियाज तुम्हारे हैं, क्या मनी मैनेजमेंट तुम्हारी है, क्या तुम स्टार्टअप्स को जब देख रहे हो तो स्टार्टअप्स के नाम पे सिर्फ ये तो नहीं देख रहे कि वो इतना पैसा कमा रहे हैं, उनके पीछे का उनकी मेहनत, उनके तरीकों को, उनके आइडियाज को, उनके स्किल्स को ऑब्जर्व कर रहे हो तो 5 मार्क्स बनते हैं। तो ये एक ना अननेसेसरी छोटी छोटी चीजों के हिसाब से अपने आप को जज मत करना। क्लियर है? अभी सबके पास मार्क्स हैं तो ये मार्क्स अब तुम्हारे हैं, तुम सब रखो, तुम्हें पता होनी चाहिए कौन सी स्ट्रीम्स है। अब हम शुरू करते हैं मेन कि अगर आपने स्ट्रीम सेलेक्ट कर ली है तो उनके अंदर मिलेगा क्या क्या। एक कोशिश करना, किसी ने अगर ह्यूमैनिटी सेलेक्ट करी है तो भी वो साइंस की बात सुने, किसी ने साइंस सेलेक्ट करी है तो भी वो कॉमर्स ह्यूमैनिटी की बात सुने, और कॉमर्स वाला भी सारी स्ट्रीम्स की बात सुने। एक बार पता होना चाहिए अभी आपके पास ऑप्शन है, आप स्ट्रीम एटलीस्ट ये तो आइडिया होना चाहिए कि अगर आप कुछ सेलेक्ट कर रहे हो तो छोड़ रहे हो जो उसके अंदर आपने छोड़ा क्या है, और जो सेलेक्ट किया उसके अंदर एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या है। शुरू करते हैं। सबसे पहले एक जनरल साइंस से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो जनरल साइंस के अंदर हमारे पास मोटे मोटे तौर पे 2 स्ट्रीम्स हैं, जिसके अंदर हमारे पास क्या आता है बच्चे, मेडिकल एंड नॉन मेडिकल। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स प्लस 2 लैंग्वेज, हमारे पास एक इंग्लिश और एक फिजिकल या कोई एक म्यूजिक ऐसा सब्जेक्ट आ जाता है, और या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन 3 सब्जेक्ट ये आएंगे और साथ में एक इंग्लिश और एक 5th सब्जेक्ट आएगा एडिशनल के नाम पे जो भी स्कूल ऑफर करेगा। तो इनके अंदर मेनली हमारे पास जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के नाम पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो के साथ में हमें कुछ मिलते हैं फिलॉसफी, साइकोलॉजी, सोशल, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि अब कंबाइंड स्ट्रीम्स हो सकती हैं। आप ये जो फिलॉसफी है, साइकोलॉजी है, ये सोशियोलॉजी, साथ में इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, इनमें से भी आप किसी भी स्ट्रीम को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इनके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि हमारे साथ एक दिक्कत है, आप जिस स्कूल को ऑप्ट करना चाहते हैं उस स्कूल में कौन सा सब्जेक्ट है वो ज्यादा मैटर करने वाला आपके पास। हम जाके अगर कहेंगे कि नहीं मुझे इकोनॉमिक्स चाहिए तो बहुत रेयर स्कूल है हमारे आसपास जो सीधा आपको इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के साथ ऑफर करते हैं। तो मैं एडिशनल सब्जेक्ट्स में नहीं जा रहा हूँ, मैं ये पूरी पीडीएफ आप सबके साथ शेयर कर लूंगा, आप डिटेल में उसके थ्रू देख ही सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। तो अब इसके अंदर हमारे पास फिर क्या आता है बच्चा, अगर मैं पीसीएम की बात करूं और पीसीबी की बात करूं तो सीधा करियर ऑप्शंस पे चलते हैं। सब्जेक्ट सीधा हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पर लेके। जब हम पीसीएम की बात करें तो यहां पे आपके पास करियर ऑप्शंस हैं इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, एथिकल हैकिंग, डिफेंस दैट इज एनडीए, बैचलर्स ऑफ साइंस, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी आईटी, एविएशन, मर्चेंट नेवी, फॉरेंसिक साइंस, फार्मेसी, एस्ट्रोनॉमी, रिसर्च, एजुकेशन एंड टीचिंग और कमर्शियल पायलट। ये सारे के सारे ऑप्शंस आपके साथ पीसीएम दैट इज बाय नॉन मेडिकल, वाया नॉन मेडिकल आप यहां तक इसके अंदर पहुंच सकते हो। और जब मैंने कहा ये सारे ऑप्शंस, तो यहाँ पे चीजें खत्म नहीं होती हैं, इसके अलावा भी बहुत कुछ है, बट वो सारे इन्हीं के आसपास घूमती हुई चीजें। फिर आता है हमारे पास मेडिकल। मेडिकल के अंदर ज्यादातर लोगों को लगता है कि हम, मेरे को अगर मेडिकल लेना है तो डॉक्टर बनने के लिए ही लेना है। ऐसा नहीं है, आप सीधा सीधा सिर्फ एमबीबीएस परस्यू नहीं करना चाहते तो भी मेडिकल आपको बहुत कुछ ऑप्शन देती है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप ऑप्ट कर सकते हो ग्रेजुएशन में। एमबीबीएस सबको पता है डॉक्टर बनने के लिए, बीडीएस जो डेंटल होते हैं, बीएचएमएस ये हमारे पास क्या होता है बच्चे, बैचलर्स इन होम्योपैथिक मेडिकल साइंस। फिर बीएएमएस या बीयूएमएस ये भी इसी तरीके से आपके पास आयुर्वेदिक हो गया, या दूसरी स्ट्रीम्स के अंदर आपके पास डॉक्टरेट डिग्री आपको देते हैं जिसके अंदर आप एक तरह से ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं, है मेडिसिन की फील्ड। अब कोई बच्चा कहता है नहीं मुझे मेडिसिन में जाना ही नहीं है तो क्या मेडिकल में और इंटरेस्ट बायो में है, तो भी आपके पास बीएससी फार्मेसी, न्यूट्रिशन, साइकोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, इन सब के साथ आप जा सकते हैं। और ग्रेजुएशन में उसके अलावा फिजियोथेरेपी, ऑडियोलॉजी, रेडियोलॉजी, क्लिनिकल रिसर्च, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ऑप्टोमेट्री, बीएससी इन एनेस्थीसिया, ये मल्टीपल ऑप्शंस हैं। और बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर्स, ये बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास मेडिकल के बाद खुल जाते हैं, जिसके अंदर अगर आपका नीट नहीं होता है, अगर लेट अस अज्यूम फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसा रखिए कि नीट अगर देना है और क्वालिफाई हो जाए तो फिर तो आप जो मर्जी सेलेक्ट कर ही सकते हैं, लेकिन काफी कोर्सेज हैं जिसके अंदर आपसे नीट मांगा भी नहीं जा रहा है। बीएससी के थ्रू आप फिर भी मेडिकल स्ट्रीम के अंदर करियर अच्छा बना सकते हैं। ये आपके मेडिकल और नॉन मेडिकल की स्ट्रीम्स हैं, कुछ स्ट्रीम्स नहीं बेसिकली करियर ऑप्शंस हैं। फिर आता है हमारे पास कॉमर्स। कॉमर्स के अंदर मेन हमारे पास कंपलसरी सब्जेक्ट वही रहेंगे, कोई अपने 5 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश है जो अपने पास, उसके बाद अकाउंटेंसी है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस स्टडीज है, और उसके अलावा मैथ्स और सेकेंडरी लैंग्वेज, आईटी, ये सब आपको ऑप्शन में मिल जाता है। अब कॉमर्स के अंदर बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेरे को कॉमर्स कैसे लेनी चाहिए, मैथ्स या विदाउट मैथ्स।
विद मैथ्स या विदाउट मैथ्स। अब ऐसा है, ये एग्जैक्टली आपका खुद का डिसीजन है कि अगर लगता है कि मैथ्स मेरे से हो जाएगी, और हो जाएगी का एक और है, आप अगर ये सोचोगे कि क्या मुझसे हो जाएगी तो कभी कुछ नहीं होगा। भगवान का दिया हुआ दिमाग सबके पास बराबर है, बस हमें इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए कि किस चीज पे हम कितना कर रहे हैं। तो अगर कोई मुझसे सलाह ले रहा है तो मैं हर किसी को रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप कॉमर्स ले रहे हैं तो कोशिश करिए कि मैथ्स रखिए। उसका रीजन क्या है? मैथ्स में थोड़ा स्ट्रगल करोगे, लेटेस्ट अज्यूम, और ऑब्वियस स्ट्रगल करोगे, अज्यूम क्या करना है, क्योंकि अगर आप मैथ्स से भाग के कॉमर्स ले रहे हो क्योंकि पीसीएम नहीं लेना है, और फिर भी मैं बोल रहा हूँ मैथ्स लेना है, तो आपके मेन सब्जेक्ट्स के साथ में एक मैथ्स का एक्स्ट्रा बर्डन आपके ऊपर आ गया है। लेकिन वो मैथ्स का एक्स्ट्रा बर्डन आपको फ्यूचर में आने वाले, चाहे वो सीयूईटी हो गया, चाहे किसी भी तरीके का कोई एंट्रेंस एग्जाम हो गया, हर जगह पे आपको सपोर्ट करने वाला है। क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग, एप्टीट्यूड और मैथ्स, ये तीनों सेम तरीके से चलते हैं। अगर आप एक बार मैथ्स को छोड़ देते हो तो आज के मास्टर्स, ग्रेजुएशन के 3 से 4 साल, मास्टर्स के 2 साल, मिला के 5 साल के बाद जब एकदम से किसी एंट्रेंस के लिए मैथ्स पढ़ना पड़ेगा तो बहुत ज्यादा परेशानी होती है, आप आउट ऑफ टच हो जाते हो। तो ऐसा, अगर बहुत ही कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं मैथ्स कर ही नहीं सकता, मेरे लिए बना ही नहीं है, तो आप बेशक मैथ्स छोड़ दीजिए। लेकिन अगर थोड़ा भी आप मैथ्स के लिए एफर्ट डाल सकते हैं तो मेरा सजेशन ये रहता है कि हाँ, मैथ्स को आप रखिए साथ में, ठीक है। लेकिन कोई कहे कि नहीं मेरे को मैथ्स नहीं चाहिए और क्या मैथ्स के बिना करियर ऑप्शंस नहीं है, तब भी बहुत सारे ऑल्टरनेट्स हैं। वो अलग कहानी है कि आपके कुछ ऑप्शंस बंद हो जाते हैं। हाँ जी, उसके बारे में भी मैं बताता हूँ। जिन्होंने, ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है ज्यादातर बच्चों के दिमाग में कि जिनके पास 10th क्लास के अंदर बेसिक मैथ्स है वो क्या क्या ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने जैसे कहा था, ये हमारे लास्ट सेक्शन पे ही है, सब्जेक्ट डिस्कस करके, करियर ऑप्शंस डिस्कस करके, फिर मैं आप सबके क्वेश्चन के आंसर्स लेने वाला हूँ, तब मैं बताता हूँ इसको, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से रखना अपने पास, अभी डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे जो हमारे पास अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज है, इसके अंदर क्या है, बीकॉम है, बीबीए। देखो, बैचलर्स ऑफ कॉमर्स आपका मेन कॉमर्स का सब्जेक्ट हो ही गया, उसके साथ है बैचलर्स ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस हो गया, बैचलर्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस हो गया, बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, बैचलर्स ऑफ मास मीडिया, बैचलर्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड बैचलर्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इसके अलावा साथ जो हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, दैट इज सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए, एनआईएम में सर्टिफिकेट कोर्सेज, ये आपके पास कॉमर्स के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस आपको दे देते हैं। इसके साथ हमारे पास आता है आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, टोटल 7 सब्जेक्ट्स। इसमें से कोई भी आप सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं एज पर जो आपको स्कूल ऑफर करेगा। इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज जो भी रहेगी, एनवायरमेंटल एजुकेशन, फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशलोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस, मैथमेटिक्स, लॉजिकल एजुकेशन, ये सब आपके पास ह्यूमैनिटीज के साथ ऑप्शंस है। इसके अंदर करियर ऑप्शंस देखो, बीबीए, बीएमएस, BFA, that is Bachelors of Fine Arts, Bachelors of Business Administration, Bachelors of Management Studies, Bachelors of Event Management, Integrated Law course, BA plus LLB, BJMC, that is Bachelors of Journalism and Mass Communication, Bachelors of Fashion Designing, Bachelors of Social Work, Bachelors of Business Studies, Bachelors of Travel and Tourism Management, Aviation course, Interior Designing, Hospitality and Hotel Administration। और इसके साथ में हमारे पास आता है फिर बैचलर्स ऑफ डिजाइन, बैचलर्स ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, बीए इन हिस्ट्री, बीएचएम, दैट इज बैचलर्स ऑफ होटल मैनेजमेंट। ये ह्यूमैनिटीज के साथ आपके लिए ऑप्शंस खुल जाते हैं। क्लियर है ये? अब इसके बाद एक जो ऑप्शन था 10th के बाद, हाँ जी, 10th के बाद हमारे पास क्या था, अगर हमें कोई डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के रिगार्डिंग जो हमारे पास एक और ऑप्शन है वोकेशनल स्टडीज का जो खुल जाता है, उसके बारे में मैं फिर बता रहा हूँ। अगर कोई उसके बारे में डिटेल से पूछना चाहता है तो उसका एक सेपरेट सेशन रख लेंगे। अभी के लिए इन सब में से ये जो आपके पास ऑप्शंस है, अब मैं थोड़ा सा आपको बायस्ड लग सकता हूं इस बात से, लेकिन वो जेन्युइन है, एक फैक्ट बताता चलता हूं मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मैं स्ट्रीम्स बता रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई टॉप पे है या नीचे है, लेकिन अगर हम साइंस से स्टार्ट करते हैं, एंड जब मैं हाथ ऊपर कर रहा हूं इसका मतलब ये नहीं कि ऊंची स्ट्रीम है या अच्छी स्ट्रीम है, बट स्टिल साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, साइंस के जितने भी आपके ग्रेजुएट के कोर्सेज हैं, करियर ऑप्शंस हैं, ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स वाला वहां पे नहीं जा पाएगा, क्योंकि जो स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हैं इंजीनियरिंग के लिए, वहां पर सिर्फ इंजीनियरिंग वाले सब्जेक्ट जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के साथ हैं, सिर्फ वो ही इंजीनियरिंग ऑप्ट कर पाएंगे। अगर हम मिक्स स्ट्रीम्स की बात करते हैं कि इंग्लिश और एक एडिशनल सब्जेक्ट, कोई एक अलग सब्जेक्ट आ गया हमारे पास, लेट अस अस्यूम हमने म्यूजिक लिया था, फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री की जगह हमने इकोनॉमिक्स ले लिया,
तो इसका एक ड्रॉबैक सीधा क्या आएगा कि जैसे ही हम केमिस्ट्री को हटा के इकोनॉमिक्स ले लेते हैं, मिक्स स्ट्रीम लेते हैं, तो साथ में ये हमारे पास जेई के थ्रू टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाने का रास्ता ऑलमोस्ट बंद हो जाता है। तो इंजीनियरिंग में जाने के लिए आपके पास पीसीएम ही मेन सब्जेक्ट्स होने चाहिए। ऐसे ही नीट का होगा। अगर मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पढ़ रहा हूँ और मैं कहूँ कि नहीं मैं फिजिक्स हटा देता हूँ, कोई और सब्जेक्ट उसकी जगह डाल देता हूँ, तो आप ये देखिए आप नीट नहीं दे पाएंगे। तो वो मिक्स स्ट्रीम्स आपको, अगर कुछ कोई कोशिश कर रहा है, कोई सोच रहा है दिमाग में कि मैं मिक्स स्ट्रीम्स ऑप्ट करूं, तो उसके लिए आपको ये सोचना जरूरी है कि उन मिक्स स्ट्रीम्स के बेसिस पे कि करियर ऑप्शंस कौन से खुलेंगे और कौन सा कॉलेज है जो आपको उनके बेसिस पे आपके ड्रीम फील्ड में आपको एडमिशन दे पाएगा। दूसरा, अगर कोई बच्चा साइंस स्ट्रीम से है, 2 साल मेहनत कर रहा है, सारा एफर्ट डाल रहा है, बट उसको 2 साल बाद हिट करता है कि ये स्ट्रीम मेरे लिए नहीं बनी है, आई एम नॉट मेंट टू बी एन इंजीनियर, मैं डॉक्टर के लिए बना ही नहीं हूँ, मैं इंजीनियर के लिए बना नहीं हूँ, मैं अननेसेसरली बीएससी में भी क्यों टांग फंसा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इन बुक्स के साथ या फिजिक्स केमिस्ट्री वाले कंसेप्ट के साथ, मैंने ले ली है। तो 2 साल के बाद आपके पास एक क्लियर ऑप्शन होगा, आप किसी भी टाइम नॉन मेड से स्विच करके कॉमर्स के या ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में आ सकते हैं। आपने अगर यहाँ पर अंडर ग्रेड के टॉपिक्स के जो अंडर ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स के बारे में आपने अगर देखा होगा, स्ट्रीम्स के बारे में देखा होगा, ऑप्शंस के बारे में देखा होगा, तो ज्यादातर हर कोर्स ऐसा है जिसके अंदर नॉन मेडिकल या मेडिकल वाला बच्चा जब मर्जी ऑप्ट कर सकता है। तो मेजॉरिटी ऑफ कोर्सेज, 90% कोर्सेज जो ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे के पास हैं, उस मेडिकल, नॉन मेडिकल और कॉमर्स तीनों के लिए ओपन है, क्योंकि वहां सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन नहीं डिमांड करी। सिमिलरली अगर कॉमर्स के कुछ सब्जेक्ट्स लेना चाहता है मेडिकल नॉन मेडिकल वाला बच्चा, तो वो भी उनके अंदर कुछ सर्टेन स्ट्रीम्स के अंदर ऑप्ट कर सकता है। लेकिन अगर हम ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स वाले बच्चे की बात करें कि 2 साल के बाद ह्यूमैनिटीज वाला बच्चा, या एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे मैं किसी को टारगेट ना करके, अगर मैं एक इमेजिनरी स्टूडेंट मानता हूं जिसको लग रहा है कि यार अब नहीं पढ़ना है, बहुत हो गया, अब क्यों पढ़ना है, 10वीं तक पढ़ लिए, ठीक है, थोड़ा एंजॉय करते हैं, 2 साल रिलैक्स रहते हैं, और मैं वो सब्जेक्ट्स लेता हूँ जो बहुत आसान रहे। अब वो बहुत इजी सब्जेक्ट्स के साथ काम चलाने के लिए, और इजी सब्जेक्ट्स में ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई सब्जेक्ट बहुत इजी या डिफिकल्ट है, बट स्टिल उसे लग रहा है, एक जो लग रहा है कि थ्योरी वाले कोई इजी सब्जेक्ट्स लेते हैं जिससे आसानी से मैं अच्छा स्कोर कर लूंगा, और उसने ऐसे करके ह्यूमैनिटीज के कोई सिलेक्टिव से सब्जेक्ट्स लिए और उसने 85 to 90% स्कोर कर लिया 12th में। लेकिन 12th के बाद उसे रियलिटी हिट होती है कि नहीं, ये सब्जेक्ट्स मेरे लिए नहीं थे, मैं बहुत कम मेहनत करके इनमें अच्छा स्कोर कर रहा हूं, अगर मैं किसी इंजीनियरिंग या डॉक्टर वाली फील्ड में जाता तो मेरे लिए ऑप्शन ज्यादा बेटर रहते। अब उसको रियलिटी हिट हो रही है कि मैं अगर किसी साइंस स्ट्रीम में चला जाऊं तो मेरे लिए शायद ऑप्शन ज्यादा खुल जाएंगे, तो ह्यूमैनिटीज वाला कभी भी साइंस स्ट्रीम में नहीं जा पाएगा। जबकि जो साइंस स्ट्रीम वाला बच्चा है वो जब मर्जी ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स में स्विच कर जाता है। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको नॉन मेडिकल या मेडिकल के साथ मिल जाता है कि अगर आपको लगता है कि यू आर नॉट मेंट टू बी एन इंजीनियर, यू डोंट वांट टू बी इन साइंस स्ट्रीम, आप उसके साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, तो 2 साल के बाद आप जब मर्जी स्ट्रीम स्विच कर सकते हैं। क्लियर है? लेकिन ये इस जो मैंने अभी बात बोली, इसका मतलब कभी ये नहीं है कि इसका मतलब ठीक है ना फिर सारे ही नॉन मेडिकल ले लेते हैं, 2 साल के बाद सोचेंगे जो लेना है, तो ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपका गोल क्लियर है, यहाँ पे मेरे पास एक स्टूडेंट है, यहाँ पे ये बच्ची बैठी हुई है सेकंड बेंच पे, बहुत अच्छी स्कोरर, 10th में ऑलमोस्ट टॉप किया हुआ है, बहुत पढ़ने में भी अच्छी है, लेकिन आप इससे कम्युनिकेट करेंगे आपको इसके क्लियर स्किल समझ में आते हैं, कम्युनिकेशन में अच्छी है, एक्सप्रेशन में अच्छी है, और इसका साइंस से ज्यादा जो स्ट्रेंथ है उस पर काम किया इसने। मेरी एक बहुत पुरानी स्टूडेंट है जो मेडिकल की स्टूडेंट होती थी, आज के टाइम पे उसने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है इंटरनेशनल लेवल पे। जो प्रज्ञा है वो हमारे पास मेंटल हेल्थ डे वाले दिन भी आई है, और यहाँ पे उसने इवेंट्स तक ऑर्गेनाइज करते हैं, जब हम मेंटल हेल्थ के ऊपर कुछ सेमिनार करते हैं, कुछ करते हैं, तो उसे इनवाइट करता हूँ। तो वो बच्ची ने मेडिकल लिया था +1 +2 में, और उसके साथ जब मैंने इंटरेक्ट किया, उनसे पता चला वो किसी एक बड़े इंस्टीट्यूशन से छोड़कर आई थी क्योंकि वहां वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी बच्ची +1 के अंदर। उसके बाद जब यहाँ आई तो मैंने देखा कि वो डॉक्टर कभी बनना ही नहीं चाहती, मेडिकल उसको इसलिए दिलाया घर वालों ने क्योंकि एग्जैक्टली 10th में अच्छा स्कोर कर लिया था, साथ में उसने सोशल अपने ये साइकोलॉजी ली, और साइकोलॉजी में ही उसका इंटरेस्ट था।
फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में कुछ खास नहीं था। उस बच्ची ने 12th के बाद बहुत स्ट्रांग डिसीजन लिया, थोड़ा सा मैंने बैकअप किया, पेरेंट्स की काउंसिल करी, बात करी, मनाया, तो उसके साथ एक्सेप्ट किया घर वालों ने कि ठीक है जो ठीक लग रहा है, और आज के टाइम पे वो साइकोलॉजी में अच्छा कर रही है। वो पीजीआई में रिसर्चर के तौर पे काम कर चुकी है, और उसके बाद अब अभी भी काफी जगह पे काफी अच्छे तरीके से वो अर्न भी कर रही है, और वो कर रही है जिसमें उसे मजा आता है। तो ऐसा नहीं है कि आप मेडिकल ले लेते हो तो यू आर बाउंडेड कि भाई आप डॉक्टर ही बनो, और ऐसा भी नहीं है कि आपको एग्जैक्टली एक सब्जेक्ट के साथ जुड़े रहने की जरूरत है। लेकिन अगर आपका करियर गोल क्लियर है, आज आप 10th में ये सोच लेते हो कि नहीं मुझे कुछ ऐसा है, लेट अस अज्यूम, मैं एक एग्जांपल के तौर पे मान लेता हूँ कि किसी का टारगेट ही है कि मेरे को कंटेंट राइटर बनना है, मेरे को लिखना ही है, मैं राइटिंग में ही जाना चाहती हूँ, मैं कंटेंट राइटर में हूँ। लड़का है कोई किसी तरीके की क्रिएटिव स्किल्स के साथ है, किसी को लगता है मेरे को एडिटर ही बनना है, मैं वीडियोस एडिट करूँ, सब अच्छा करूँ। अब वो बच्चा नॉन मेडिकल में क्यों आएगा? लेकिन वो स्किल, ये समझना, ये सोचना कि आज के टाइम पे हर बच्चे के दिमाग में बहुत क्लियर चलता है, व्लॉगर बनते हैं, यूट्यूबर बनते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रगल, अर्निंग कम, जितना तुम्हें दिखता है वो सिर्फ शोशेबाजी ज्यादा है, एक्चुअल में वो ऑन ग्राउंड लेवल वो बहुत ज्यादा कुछ अच्छे लेवल पे नहीं है सब। तो कुछ सिलेक्टिव 100 लोग, 200 लोग या 1000 लोगों को देख के अपना करियर मत सिलेक्ट करना। और अगर कोई बहुत सीरियस लेवल पे बनना भी चाहता है, किसी को लगता है कि नहीं मेरे को एडिटर ही बनना है, यूट्यूबर बनना है, कुछ करना है, तो ये समझो उससे पहले आपको स्किल्स कौन सी सीखनी पड़ेंगी। अगर स्किल्स क्लियर हैं तो उन स्किल के हिसाब से आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। अगर गोल क्लियर रहेगा तो बहुत इजीली आप अभी से अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट कर पाओगे। और अगर गोल क्लियर नहीं है, अभी डाउट में हो, ये लग रहा है कि पता नहीं क्या करना है, अभी भी क्लियर नहीं है, सारी बातें हवा में ही है, जैसे मैंने शुरू में ही कहा था कि मैं आपको एक वर्डिक्ट देके भेजूंगा भी नहीं, अभी सोचना शुरू करना है। तो अभी भी अगर कंफ्यूजन के साथ, और घर जाके फिर भी कंफ्यूजन होता है, और बीच में कुछ फील हो रहा है कि हाँ साइंस ले लेते हैं, मेहनत करके देखते हैं क्या होगा, देखी जाएगी, या फिर कॉमर्स ले लो, देन गो विद नॉन मेड। अब ये क्लियर वर्डिक्ट मैंने क्यों कहा? क्योंकि अगर आप अभी क्लियर नहीं हो और अभी आप बस चीजों से बचने के लिए अगर ह्यूमैनिटीज या किसी और स्ट्रीम में आते हो बिना किसी गोल के, तो आप वापस साइंस में कभी नहीं आ पाओगे। लेकिन नॉन मेडिकल लेने का ये फायदा रहेगा कि 2 साल बाद एटलीस्ट यू कैन स्विच फ्रॉम नॉन मेडिकल टू एनी अदर स्ट्रीम। ये थोड़ा सा एक आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट साइंस स्ट्रीम के साथ मिल जाता है। क्लियर है ये? अब एक काम करते हैं, अब आप अपने अपने क्वेश्चंस पहला तो वही उठा लेते हैं जो बच्ची ने पूछा था कि जो बेसिक मैथ्स वाला बच्चा है क्या वो +1 में मैथ्स परस्यू कर सकता है? एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स जिस टाइम पे स्टैंडर्ड और बेसिक का प्लान एग्जीक्यूट हुआ था, या मतलब एग्जीक्यूशन तो अभी तक प्रॉपर नहीं हुआ, बट जब ऑफर किया गया था ये कहा था जो बच्चा फ्यूचर में मैथ्स परस्यू नहीं करना चाहता वो बेसिक मैथ्स लेके अपना काम चला सकता है, 10th पास करे और आगे जाके उसे मैथ्स नहीं रखना है। इस हिसाब से सिर्फ स्टैंडर्ड जिसके पास था वो ही मैथ्स में कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन आज से मैं पिछले 5, 6, 7 साल से ऑब्जर्व कर रहा हूं किसी भी स्कूल में ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। 99% स्कूल बेसिक मैथ्स वाले को भी नॉन मेड ऑफर कर देते हैं। ये कॉमर्स विद मैथ्स भी ऑफर करते हैं, मतलब आप मेन मैथ्स को अपना सब्जेक्ट रख सकते हैं अगर आपके पास 10th क्लास में बेसिक मैथ है तब भी। ये क्लियर जो एक डिसीजन होता है ये प्रिंसिपल के हाथों में होता है, और ज्यादातर टाइम पे प्रिंसिपल तक बात जाती नहीं। आप एडमिशन के लिए जाते हो, आप बताते हो मेरे पास बेसिक मैथ है बट स्टिल आई वांट टू परस्यू मैथमेटिक्स इन +1, वो आपको ऑफर कर देते हैं। तो जस्ट आपको कम्युनिकेट करने की जरूरत है। ठीक है, मेरे पास है लास्ट टू लास्ट ईयर का भी एक स्टूडेंट था जो गौरव नाम का एक स्टूडेंट है, मेरे ख्याल से 2022 का होगा वो। उसने 10th क्लास के अंदर मैथ्स बेसिक ही रखी थी एंड स्टिल वो एक नॉन मेड का पास आउट स्टूडेंट है मेरा। तो ऐसा नहीं है कि बेसिक मैथ्स के साथ आपको नॉन मेड या कॉमर्स विद मैथ्स नहीं ऑफर कर रहा है कोई स्कूल। अगर कोई स्कूल डिनाई भी करता है तो आप एक बार प्रिंसिपल से कम्युनिकेट करिए, उनके पास क्लियर डिसीजन लेने का ये अथॉरिटी होती है, वो दे सकते हैं आपको। ठीक है, और किसके क्वेश्चंस थे? किसी के दिमाग में और कुछ चल रहा है? हाँ जी बच्चा। हाँ, ये बहुत डिसेंट, बहुत जेन्युइन क्वेश्चन। क्या डमी लेना चाहिए? कौन सा स्कूल प्रेफर करें? और कौन से स्कूल के अंदर क्या आपके बेनिफिट होने वाले हैं? सबसे पहले मैं डमी कल्चर के बहुत अगेंस्ट हूँ। अब वो हो सकता है काफी लोगों को ये लगे कि नहीं मेरा थॉट प्रोसेस गलत है, क्योंकि अगर कोई टॉप इंस्टीट्यूशंस में जाएगा, मैं नाम नहीं ले रहा लेकिन आप सबको पता है
ज्यादातर इंस्टीट्यूशंस में जाएंगे आप, जाते ही वो सबसे पहले एक स्कूल्स की लिस्ट पकड़ा देते हैं कि एडमिशन यहाँ अगर इस इंस्टीट्यूशन में आपको आना है तो इन्हीं स्कूल्स में से आपको ऑप्शन ऑप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको डमी दे देंगे। पहली बात तो ये तरीका ही गलत है। इंस्टीट्यूशंस, ट्यूशन सेंटर्स आर नेवर मेंट टू बी एन ऑल्टरनेट फॉर स्कूल। मैं खुद ट्यूशन टीचर हूं कि मैं ये बता रहा हूं कि एजुकेशन सिस्टम का अगर कुछ सबसे ज्यादा खराब हालत करा है किसी ने तो इंस्टीट्यूशंस नहीं करा। स्कूल्स का ऑल्टरनेट हम कभी नहीं थे। हम ये हैं, मैं एक एक्स्ट्रा आपको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हूं, मैं स्कूल का ऑल्टरनेट देने के लिए नहीं था। लेकिन वो बाय चांस समहाउ, ये आप ये लगा लो, वो आप सबको पता है कि रीजन क्या हो सकता है, लेकिन समहाउ इंस्टीट्यूशंस की डोमिनेंसी इतनी ज्यादा हो गई है कि अच्छे से अच्छे स्कूल भी आपको डमी दे रहे हैं। मैं डमी को प्रेफर क्यों नहीं करता हूं? पहली बात, हर स्कूल में अच्छे खासे क्वालिफाइड टीचर्स हैं। सीबीएसई या किसी भी बोर्ड की ओर से देखेंगे तो अच्छी गाइडलाइंस हैं। आप नॉन क्वालिफाइड बंदे को तो टीचर रख भी नहीं सकते, तो हर किसी के पास कैपेबिलिटी है। दूसरा, आप जब स्कूल में फीस पे कर रहे हैं तो अराउंड ना करते भी 8 से 10 हजार रुपए पर मंथ आप पे कर रहे हैं। किस चीज के लिए? ना जाने के लिए। आप साल का अराउंड 1 लाख 1.5 लाख रुपए स्कूल को दे रहे हैं इसलिए कि आप स्कूल ना जाएं। उसका लॉजिक क्या है? दूसरा, चलो फाइनेंशियल पैसे वाले चीज को साइड करते हैं, तो भी ज्यादातर बच्चे इनडिसिप्लिन्ड हो जाते हैं जब वो डमी एडमिशन ले रहे हैं। हर बच्चे की बात नहीं कर रहा, 100 बच्चों में से कोई 5 बच्चा, कोई 10 बच्चा ऐसा है जिसको फर्क नहीं पड़ता वो किस एनवायरनमेंट में बैठा है। उसे किसी अपने पेरेंट्स के प्रेशर की, किसी टीचर के प्रेशर की जरूरत नहीं है। वो खुद सुबह उठ के खुद सिटिंग लगाएगा, खुद बैठेगा, पढ़ेगा, टाइम मैनेजमेंट आती है उसे। लेकिन वो 100 में से कोई 5 बच्चे हैं, 100 में से बहुत ही होगा कोई 10 बच्चे होंगे जो ऐसे गिफ्टेड है, और उन 10 को देख के कोई और 40 बच्चे हैं जो डमी ले रहे हैं, और वो जो 40 बच्चे हैं वो हमेशा से इनडिसिप्लिन थे। अब स्कूल जाने के लिए उठना नहीं है, आपका स्लीप साइकिल आप खराब कर रहे हो, किसी तरीके के यूनिट टेस्ट नहीं है, किसी तरीके का कोई रेगुलर क्रॉस चेक नहीं है, तो आप किसी इंस्टीट्यूशन के ऊपर डिपेंड कर रहे हो। कौन सा इंस्टीट्यूशन? वो इंस्टीट्यूशन जो आपको सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटेटिव के लिए प्रिपेयर करा रहा है। और किसी भी एक्सवाइजी इंस्टीट्यूशन के लिए बात करिए, वो अगर कोई इंस्टीट्यूशन ये कहता है कि मैं आपको कॉम्पिटेटिव के लिए प्रिपेयर करा रहा हूँ, बोर्ड्स वाला पार्ट जरूरी नहीं है, तो वही चीजें खराब हो जाती हैं। हर किसी का एक पैटर्न है, आपका अगर बेसिक कोर स्ट्रांग नहीं होगा तो आप कॉम्पिटेटिव के लिए रेडी है ही नहीं, और जब कॉम्पिटेटिव के लिए रेडी होंगे तो उसके बाद जाके एडवांस के लिए रेडी होते हैं। मैं एज ए नॉन मेडिकल टीचर आपको सिंपल बता रहा हूँ, कोई ये कहे मेरे को कि मेरे को एनसीईआरटी नहीं आती है, बहुत कॉल्स आते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट्स आते हैं लास्ट में 12th में आके, नवंबर ऑनवर्ड्स आके जब हाथ पैर फूले होते हैं पेरेंट्स के और बच्चों के बोर्ड्स में फेल हो जाएगा, और वो आके मुझे कहते यही है कि नहीं नहीं जेई की तैयारी कर रहा है बच्चा और ये इंजीनियर तो टॉप निकलेगा, लेकिन 12वीं में फेल हो रहा है, उसमें पास करा दीजिए। तो मैं वहीं बता देता हूँ, आप झूठ, किसी गलत फहमी में आपको बच्चा मिसगाइड कर रहा है या आपको कोई गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आपका बच्चा बोर्ड्स में फेल हो जाएगा लेकिन जेई में टॉप करेगा, पॉसिबल नहीं। सारा सिलेबस सिंक्रोनाइज्ड है, जो बोर्ड्स का कोर है उसी को आप एडवांस लेकर जाते हैं तो आप कॉम्पिटेटिव के लिए रेडी होते हैं। स्कूल्स आपको वो बेसिक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, डेली की सेटिंग, डेली का डिसिप्लिन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन हाँ, किसी पॉइंट पे हमें लगता है कि अगर मैं स्कूल में रेगुलर 8 घंटे जा रहा हूँ, 1-2 घंटे का आना जाना, 10 घंटे का टाइम स्पेंड करने के बाद हमारे पास सेल्फ स्टडी के आवर्स कम बच जाते हैं। और सेल्फ स्टडी के आवर्स, क्योंकि ऑब्वियसली ट्यूशन भी आप ज्वाइन कर ही रहे हैं, 3 घंटे 4 घंटे उसमें भी लग रहे हैं, तो सेल्फ स्टडी आवर्स को मैनेज करने का तरीका क्या होता है? एक, आप थोड़ा सा लेट नाइट जागना या सुबह उठना, अपने कंफर्ट के हिसाब से 1-1.5 घंटा वहां शुरू कर सकते हो। साथ में सैटरडेज मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में ऑफ ही है, नहीं है तो इसको हम ये कह सकते हैं कि बिना ही किसी इकट्ठे इंफॉर्मेशन के somehow it is overall accepted कि सैटरडे को नॉन मेड वाला बच्चा तो नहीं जा रहा है। एंड फिर सॉरी भाई कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज वालों के लिए कि मैं उनकी इतनी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नॉन मेड का टीचर हूँ, तो मैं स्टूडेंट्स के साथ उस तरीके के एनवायरनमेंट में ज्यादा रहता हूँ जिन चीजों को मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। लेकिन ज्यादातर इंस्टीट्यूशंस में ज्यादातर, हाँ जी मैं 1 मिनट कंप्लीट कर रहा हूँ, तो हमारे पास ज्यादातर स्कूल्स के अंदर क्या होता है कि नॉन मेड वाला बच्चा सैटरडे को नहीं जा रहा है, सैटरडे हो गया, संडे हो गया, आपके पास ऑलरेडी 2 दिन एक्स्ट्रा आ गए हैं जहां सिर्फ कॉम्पिटेटिव को टारगेट कर सकते हैं। और उसके साथ में भी स्कूल्स के अंदर कितनी अटेंडेंस होती है? 75% अटेंडेंस मैंडेटरी है। अब उसको मैनेज करो, हफ्ते में 4 दिन जाते हैं तो भी आपकी अटेंडेंस फुलफिल हो जाती है। तो रेगुलर ना जाना मेरे को नहीं लगता है कि वो किसी भी तरीके से जस्टिफाइड है। जो, और स्पेशली वो बच्चा जिसको अपने बारे में पता है कि वो इनडिसिप्लिन है, ये तो सेल्फ एक्सेप्टेंस है, कोई पड़ोसी को बताने के लिए नहीं, पेरेंट्स को बताने के लिए नहीं, लेकिन आपको तो खुद पता है ना कि मैं बिना डंडे के नहीं पढ़ता हूँ, ये सबको पता है। जब एग्जाम्स का प्रेशर आता है तो मैं पढ़ लूंगा, जब कोई पीछे से स्ट्रेस देगा कि हाँ मेरे यूनिट टेस्ट हैं तो मैं पढ़ूंगा,
अब ऐसा बच्चा जिसके पूरे साल यूनिट टेस्ट नहीं हो रहे, स्कूल नहीं जा रहा है, कोई क्रॉस चेक नहीं कर रहा है, कोई नोटबुक नहीं है, तो उस टाइम पे सिर्फ पेरेंट्स है जो डंडा लेके पीछे पड़े हुए कि बेटा स्कूल नहीं जा रहा है, डमी में है, घर पे ही है, पढ़ा है तो पढ़ ही ले कम से कम। धीरे धीरे क्या होगा, तुम पेरेंट्स के अगेंस्ट होने शुरू होगे, एक रिलेशन और खराब होगा। अगर सेल्फ मोटिवेटेड हो, हाईली डिसिप्लिन हो, तो ऑब्वियसली तुम्हें डमी ले लेना चाहिए, लेकिन वो खुद सेल्फ इवैल्यूएट करो क्या तुम हो वैसे। अगर नहीं हो तो डमी मत लेना, रेगुलर कोचिंग्स ज्वाइन करो, रेगुलर स्कूल ज्वाइन करो। डमी की जरूरत नहीं है, हर किसी के लिए डमी नहीं बना है, ठीक है। और स्कूल कौन सा ऑप्ट करना चाहिए, अब देखो स्कूल के लिए भी क्या है, मेरे हिसाब से कोई पूछता है जिस रीजन में मैं हूं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे एग्जैक्टली हम फिलहाल एक ऐसे बॉर्डर एरिया पे बैठे हैं जहाँ हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ तीनों हमारे पास है। लेकिन इस बॉर्डर एरिया के आसपास हमारे पास जो टॉप कॉलेजेस हैं वो चंडीगढ़ के अंदर है। एक क्लियर क्या है, हमें चंडीगढ़ के अंदर कोटा मिलता है। अब कोई कहे कोटे के पीछे क्यों भाग रहे हैं, भाई ठीक है आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंस इन द सेंस वही आप कैपेबल है कि आप 95-99% ले आएंगे, तो आपके लिए वो कैटेगरी या कोटे की जरूरत नहीं है। लेकिन स्टिल क्या सब है उस लायक, क्या सबके लिए इतना इजी है वो स्कोर करना? अगर नहीं है तो 2%, 3%, 5% जो एक्स्ट्रा मार्क्स भी आपको मिलेंगे वो आपको बहुत एक्स्ट्रा सपोर्ट दे जाएंगे। तो इसीलिए मेरा सजेशन ये रहता है कि अगर हमें यहाँ पर एडमिशन लेना है तो हमारे लिए बहुत इजी है, तीनों स्टेट में से किसी भी जगह पे, हरियाणा, पंजाब या चंडीगढ़ में से किसी भी स्कूल में एडमिशन लेना तो ऑप्ट फॉर चंडीगढ़। एंड चंडीगढ़ के मैं प्राइवेट स्कूल से ज्यादा बेटर मॉडल स्कूल्स को मानता हूँ। आप देखोगे 16 मॉडल काफी साल से लगातार टॉप पे आ रहा है, और टॉप पे ना भी आए 19 मॉडल, 16 मॉडल, मैं खुद 19 मॉडल का पास आउट, 16 मॉडल है, 19 मॉडल है, 30 मनी मास्टर मॉडल है, 21 है, 22 है, हर किसी के अंदर कौन सा तुम्हारा 35 मॉडल है। जितने भी ये मॉडल स्कूल्स हैं, अच्छे टीचर्स हैं, हार्ड वर्किंग टीचर्स हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, करिकुलम बहुत वेल मैनेज रहता है, ना ओवर प्रेशर डाल रहे हैं आप पे, ना ओवर रिलैक्स रख रहे हैं आपको। प्राइवेट स्कूल्स की तरह ज्यादा आपके ऊपर वो ओवर प्रेशर नहीं आएगा। ज्यादातर प्राइवेट स्कूल्स में क्या इशू रह जाता है कि नहीं आप इस इंस्टीट्यूशन पे हो तो आपको अटेंडेंस वेव ऑफ मिल रहा है, वरना आप सैटरडे को भी आओ। तो ये दोगला बिहेवियर आपको वहां पे नहीं मिलेगा। बहुत एक बैलेंस तरीके का एनवायरनमेंट मिल जाता है जहां आप इजी रह के भी साथ के साथ बोर्ड्स की तैयारी कर सकते हो। तो मेरी प्रेफरेंस ये रहती है कि मॉडल स्कूल्स में चंडीगढ़ के लिए आप ऑप्ट करो, बाकी अपने कंफर्ट के हिसाब से आप कहीं पे भी जा सकते हो, प्राइवेट स्कूल्स में या मॉडल स्कूल्स में। बट स्टिल अगर स्टेट वाइज पूछोगे तो मुझे लगता है चंडीगढ़ रीजन हमें एक्स्ट्रा सपोर्ट कर देता है फ्यूचर के अंदर कॉलेजेस में एडमिशन के लिए, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन किसका था जी? हाँ बोलो। ठीक है, अब कोई ये बच्चा कह रहा है कि मैं ड्रॉप ईयर स्टूडेंट हूँ, और ड्रॉप ईयर स्टूडेंट है और उसको 12th के बाद बिजनेस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे लगता है कि 12th के बाद बिजनेस का आइडिया लेकर आना, पहली बात तो ये है कि बिजनेस कौन सा, और बिजनेस तो रेडी वाला भी है, नीचे सामने हमारे गोलगप्पे वाला जो बैठा है वो अपनी ओर से बिजनेस ही चला रहा है, और उस पर हम मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं अंदर की हाँ गोलगप्पे वाला बिजनेस थोड़ी, ऐसा नहीं है। वो हो सकता है मेरे से या तुम में से काफी ज्यादा के पेरेंट्स से बहुत अच्छा अर्न कर रहा होगा, जस्ट बिकॉज हमारे दिमाग में एक सोशल टेबू है कि हाँ वो रेडी पे है तो शायद वो काम अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं है, व्हाइट कॉलर जॉब नाम की चीज ही बकवास है। हर बंदा मेहनत से कमा रहा है, जब तक वो सही काम कर रहा है तो हर काम बेटर है, बशर्ते वो बिजनेस आइडिया होना चाहिए और तुम में इंप्लीमेंट करने की हिम्मत होनी चाहिए। ज्यादातर बच्चों को वही शार्क टैंक देख के ऐसा लगता है कि नहीं मैं जाऊंगा और वहां पे जाके खुद को प्रेजेंट करूंगा या कुछ ऐसा होगा, बहुत पैसा आ जाएगा और मैं उसको इन्वेस्ट करके एक बहुत सुंदर सा ऑफिस खोलेंगे और लोग मेरे लिए काम करेंगे। ये बिजनेस नहीं होता। आप रूट लेवल पे अगर आपके पास बिजनेस आइडिया है तो 12th के बाद आप बिजनेस के बारे में सोचो, वरना बेस्ट क्या अगर इवन अच्छे से अच्छा आइडिया भी है तो पहले ग्रेजुएशन में 3 साल 4 साल उस आइडिया के रिलेटेड एजुकेशन लेने की कोशिश करो, उसके रिगार्डिंग पढ़ने की कोशिश करो, स्किल डेवलप करने की कोशिश करो, और 4 साल के अंदर फाइनल ईयर में आते आते इम्प्लीमेंट करके देखो कि वो फ्रूटफुल कितना है। ये मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा किसी 12th क्लास के स्टूडेंट को कि पढ़ाई के ऊपर बिजनेस को आप मेन लेके चल पड़ो और पढ़ाई को साइडलाइन कर दो, क्योंकि अल्टीमेटली आप सिर्फ एक रॉ आइडिया के बेसिस पे ये नहीं मानकर चल सकते कि आपको आता है। आपको पहले उसके रिगार्डिंग उसके आसपास की स्किल्स लेनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी। मार्केट में ज्यादा लंबा चलना है तो बेटर रहेगा कि आपके पास स्किल्स रहेंगी तो, ठीक है। और किसी का कोई डाउट किसी भी रिगार्डिंग? सब क्लियर है? हाँ जी ठीक है। देखो बच्चा, पहला मेरे से जब मैंने स्कूल्स का बताया, मैंने किसी स्कूल को बेस्ट बताया नहीं, मैंने बस ये बोला कि मेरी प्रेफरेंसेस है कि मॉडल स्कूल है। अब कोई ये कहता है कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी स्ट्रीम के लिए, उसके बाद कौन से स्पेसिफिकली ब्रांच के लिए, बीसीए के लिए। अब अगर जो बीसीए के लिए कोई बात करता है तो देखो बच्चा, सारे कॉलेजेस, हर कॉलेज अच्छा है, हर कॉलेज बहुत बढ़िया है।
फर्स्ट ऑफ ऑल तो अब दो तरीके की चीजें आती हैं किसी भी कॉलेज को ऑप्ट करने के लिए। आपके पास मल्टीपल फैक्टर्स आ जाते हैं। पहला फैक्टर फाइनेंशियल, भाई घर वाले कितना अफोर्ड कर सकते हैं, आपको लगता है, क्योंकि देखिए मैं सिंपल अगर खुले शब्दों में बात करूं तो ऐसा होता है 4 साल के अंदर कॉलेज आपको सिर्फ एजुकेशन नहीं ऑफर कर रहा है, वहाँ का जो आपको ये लगा लो कि एक तरह से जो कॉलेज के अंदर का जो ऑरा है, जो कॉलेज के अंदर की आपकी एक्टिविटीज हैं, लोगों के साथ इन्वॉल्वमेंट है, वो सब कुछ आपको ऑफर कर रहे हैं। लेकिन उसी के साथ में मेरे को समझ नहीं आता कि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में ओवर फाइनेंशियल बर्डन लेके सिर्फ एक सोशल स्टेटस के चक्कर में आप चले जाओ। इवन गवर्नमेंट कॉलेजेस भी बहुत कुछ अच्छा ऑफर आपको करते हैं। हाँ जी, एक्सक्यूज। तो ऐसा नहीं है कि हमें किसी कॉलेज को ये कह दे कि अच्छा है या बुरा, हर कॉलेज आपके लिए सेम तरह का करिकुलम ऑफर कर ही रहा है आपको, ठीक है। तो अगर आपको लगता है, मेरा एक सिंपल तरीका है, मेरे से कोई पूछता है सीधा कॉलेज अच्छा कौन सा, मुझे तो वो अच्छा लगता है जो आप किसी एंट्रेंस को क्वालिफाई करने के बाद मिलता है, सीधा है सबसे। मतलब अगर कोई सिंपल शब्दों में पूछे, जो कॉलेज आपको सीधा सीधा किसी भी परसेंटेज पे डायरेक्ट एडमिशन दे रहा है, इसका मतलब वो है कि उसके पास सीट्स खाली हैं, वो बहुत ज्यादा आपके लिए एफर्ट नहीं कर रहा है। क्योंकि जो कॉलेज एफर्ट कर रहा है वहां पे आपको एंट्रेंस देके एडमिशन लेना पड़ेगा। तो जो टॉप कॉलेजेस हैं ज्यादातर के लिए कोई ना कोई एंट्रेंस है, बीसीए के लिए भी है, सीयूईटी देना ही पड़ेगा आपको, है ना, या पीयूसीईटी देना पड़ेगा और उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा। तो जो टॉप कॉलेजेस हैं, और एक कॉलेज को सिलेक्ट करने का तरीका क्या है, कॉलेज का ब्राउचर के थ्रू मत देखो, वो वहां पे कुछ भी कहानियां लिखी हुई है, इतनी प्लेसमेंट इतनी प्लेसमेंट। जेन्युइनली जाओ, किसी सीनियर से बात करो, कॉलेज कैंपस में विजिट करो, आपको समझ में आएगा कि वो वहां पे ऑफर क्या कर रहे हैं आपको। और जेन्युइनली क्या है, जो मर्जी कॉलेज है, मुझे जितना समझ में आता है आज के टाइम पे जिस एजुकेशन के लिए, जिस फॉर्मल एजुकेशन के पीछे हम भाग रहे हैं, वो इंडस्ट्रियल रेडी अभी तक तो नहीं है। तुम आज पढ़ना शुरू करोगे, 4 साल के बाद ग्रेजुएट होगे, 4 साल के बाद 2 साल की मास्टर्स लगा दी, 6 साल हो गए, अब तो ग्रेजुएशन भी 4 साल, तो टोटल 6 साल बाद अब अपनी ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर के स्किल को यूज करने की सोचोगे। 6 साल में चीजें बदल चुकी होंगी, इंडस्ट्रियल रेडी तो अभी भी नहीं, और जो आप अभी पढ़ रहे हो वो ऑलरेडी हम 10 साल पुरानी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, बुक्स अभी अपडेटेड नहीं। तो जिस मर्जी कॉलेज से करो, कॉलेज से ज्यादा जरूरी है कि अगर आप बीसीए कर रहे हो तो बीसीए होने के साथ कंप्यूटर के रिगार्डिंग आपकी स्किल स्ट्रांग होनी चाहिए। तो उसको इंटरनेट का इस्तेमाल करो, बहुत सारे कोर्सेज हैं जो पैरेलली चलाने चाहिए आपको। फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा एडजस्ट करो कॉलेज के अंदर, सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स छोटे छोटे कोर्सेज, छोटी छोटी स्किल्स पे काम करना शुरू करो। कॉलेज एग्जैक्टली परसेंटेज लेने के लिए नहीं है। कोई बच्चा ये कहे कि मेरे कॉलेज में 95% आ गए हैं तो मैं बहुत अच्छी प्लेसमेंट निकाल लूंगा, ऐसा जरूरी नहीं है। हर मेरे पास अगर मैं यहाँ एक टीचर को हायर करता हूँ, मैं कभी नहीं पूछता आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। मेरा सिंपल क्या तरीका होता है, आप आइए 2 दिन डेमो दीजिए, बच्चे जज करेंगे। मैं तो हुई कौन जो किसी टीचर को बता पाऊँ कि अच्छे हैं या बुरे। तो स्टूडेंट्स डिसाइड करते हैं कि उनके पढ़ाने की स्किल कैसी है, उनकी नॉलेज कैसी है, वो कितना ज्यादा एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। तो इसी तरीके से कंपनीज आपको जज करने वाले हैं। उनको नहीं फर्क पड़ रहा है तुम्हारे 95 आए, उनको क्या चाहिए, जेन्युइनली आपके पास स्किल कौन सी है। अब उसमें कॉलेज कितना मैटर करेगा, कॉलेज सिर्फ ये करेगा कंपनी बुलाएगा, लेकिन अगर कैंपस प्लेसमेंट नहीं हो रही है तो ऑफ कैंपस तो फिर स्किल काम आएगी। तो कॉलेज के ऊपर बहुत ज्यादा रिलाई करने की जरूरत नहीं है, अपनी स्किल डेवलप करिए, अपने आप धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपको करियर अपॉर्चुनिटीज मिल ही जाएंगी, ठीक है। देखो प्राइवेट कॉलेजेस का एक सीधा है बच्चा, प्राइवेट कॉलेजेस तभी जिंदा रह पाएंगे अगर वो प्लेसमेंट्स निकलवाएंगे, क्योंकि उनके लिए एडवर्टाइजमेंट का एक लौता तरीका वही है। गवर्नमेंट कॉलेजेस को एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती, फीस ऑलरेडी कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर फिर भी ठीक ऑफर कर देते हैं, तो उनके पास ऑलरेडी स्टूडेंट जा रहा है। तो ये फैक्ट है, प्राइवेट कॉलेजेस को जिंदा रहने के लिए प्लेसमेंट्स पे काम ज्यादा करना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर कंपनीज नहीं आती हैं। इवन जो टॉप कॉलेजेस हैं, आप आईआईटीज की बात करो, एनआईटीज की बात करो, यूआईटीज की बात करो, अपने आसपास पेक है, सीसीईटी है, यूआईटी है, सारे गवर्नमेंट है और टॉप कॉलेजेस हैं, और उनके कॉम्पिटिशन में कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी या कॉलेज आ नहीं पा रहा है अभी तक। तो ऐसा ये लगता है कि अगर कि प्राइवेट ही अच्छा है, ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट भी अच्छी है। और तुम किसी कॉलेज पे या किसी इंडस्ट्री पे रिलाय मत करो। अगर कोई बच्चा ग्रेजुएशन में जा रहा है तो आप अपनी स्किल्स पे काम करो, आने वाला टाइम स्किल्स के ऊपर ही डिपेंड करेगा, आपको प्लेसमेंट्स के लिए किसी और पे रिलाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है।